थे कि बच्चा 5-6 साल का हो जाएगा तो ही विल ऑटोमेटिकली लर्न एवरीथिंग, ही विल एक्सप्लोर हिज वर्ल्ड, है ना। तो इसलिए ये अप्रोच अब हम नहीं लेते हैं और इसमें बेसिकली रीडिंग रेडीनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था कि दे बिकम रेडी टू रीड देमसेल्व्स। उनकी जो हेरिडिटी होगा, अगर मान लो कि मेरे फादर ने बोलना स्टार्ट लेट किया था तो हो सकता है मैं भी बोलना स्टार्ट लेट करूं, फिर मेरे टीचर जो है मेरे बोलने का वेट कर रही है कि मैं पहले बोलना सीखूंगी तभी तो रीड करना सीखूंगी। बट मीनवाइल वी कैन वर्क ऑन हर लिसनिंग स्किल, हर स्पीकिंग स्किल, है ना। कोई जरूरी नहीं रीडिंग राइटिंग पे हम जाएं। तो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से अगर हम चाइल्ड को एज अ लर्नर देखें तो दे आर वेरी पैसिव, they are not taking any active role in their own learning, that's why we reject this approach। ठीक है। दूसरा ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो बिहेवियरिस्ट अप्रोच है। इसमें हमने 2 पढ़ा है। बिहेवियरिस्ट अप्रोच में जस्ट इट्स अ रिपीटेशन, एमसीडी 1 में आपने पढ़ रखा होगा कि बिहेवियरिस्ट अप्रोच में स्किनर ये कहता है कि दे लर्न थ्रू रीइंफोर्समेंट, दे लर्न थ्रू ऑपरेंट कंडीशनिंग। व्हाट इज कंडीशनिंग? कि इफ यू वांट टू इनकलकेट सम बिहेवियर इन द चाइल्ड, यू गिव पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो आपके घर कोई आता है और आपका बच्चा अगर उनको गुड मॉर्निंग, हेलो, नमस्ते, विश कर देता है तो इट्स अ वेरी गुड हैबिट। तो एंड यू वांट टू इनकलकेट दैट हैबिट इन योर चाइल्ड, सो व्हाट यू विल डू, यू विल से ओह वेरी गुड, यू विश द गेस्ट, दैट्स अ वेरी गुड हैबिट यू डेवलप, गुड बॉय। तो जब उसको आप गुड बॉय बोलते हो ना तो ही टेक्स दैट एप्रिशिएशन वेरी पॉजिटिवली, और नेक्स्ट टाइम जब भी आपके घर कोई गेस्ट या नोन पर्सन या कोई भी नोन पर्सन आएगा, ही विल रिपीट जस्ट टू गेट दैट टैग गुड बॉय गुड गर्ल का, है ना। तो आपने वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देके उसको कंडीशन कर दिया उस तरीके के बिहेवियर के लिए। सिमिलरली व्हेन वी वांट टू रिमूव एनी काइंड ऑफ बिहेवियर फ्रॉम द चाइल्ड, सपोज कि वो बहुत शाउट करता है, टेम्पर टैंट्रम दिखाता है, और यू डोंट वांट दैट बिहेवियर इन योर चाइल्ड, तो यू गिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। गर्ल्स प्लीज मेंशन हियर, आई एम मेंशनिंग हियर, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट आर नॉट सेम। पनिशमेंट का मतलब ये नहीं होता कॉर्पोरल पनिशमेंट, वी डोंट टॉक अबाउट दैट, है ना। पनिशमेंट या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मींस यू कैन टेक आउट सम काइंड ऑफ प्रिविलेज फ्रॉम दैट। अगर कोई बच्चा टीवी देख रहा है, खेलने जा रहा है, तो आप बोल रहे हो आज आपका टीवी टाइम कम कर देंगे, आपने ये गलती कर दी, है ना, आज आपका खेलने का टाइम हमने कम कर दिया। तो दिस काइंड ऑफ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है कि उससे बच्चे को वो बिहेवियर करने की आदत धीरे धीरे खत्म हो जाती है, क्योंकि whenever he will behave like that he will think of the consequences। अगर आपने पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस दिए कि वेरी गुड तुमने ये अच्छा किया, तो द चाइल्ड विल रिपीट दैट बिहेवियर। अगर आपने नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस दिए तो अगेन द चाइल्ड विल लर्न कि ये इससे मुझे डांट पिटेगी, या इससे मेरा टीवी देखने का टाइम ले लिया जाएगा, इससे मेरा मोबाइल ले लिया जाएगा, इससे मेरा खेलने का टाइम ले लिया जाएगा, तो विल नॉट रिपीट दैट बिहेवियर। ये स्किनर के सिखाने का तरीका है। स्किनर ने दूसरा ये भी बोला था कि आप ऑब्जर्वेशन से सीखते हो, दैट्स वाई वी एज अ पेरेंट एंड वी एज अ टीचर शुड बी अ रोल मॉडल टू आवर चिल्ड्रन, है ना। वो घर में ही जो ऑब्जर्व करते हैं उसी को इमिटेट करके सीखते हैं। ये इसमें आपका स्किनर का अप्रोच बिहेवियरिस्ट का था। दूसरा जो बिहेवियरिस्ट अप्रोच में आपका आता है एक बैंडुरा का सोशल लर्निंग थियरी, जहां वो बोलते हैं वो मॉडलिंग करके सीखते हैं, है ना। तो ये दोनों अप्रोच जो थे ना, ये दोनों ही अप्रोच बहुत ही ट्रेडिशनल हो चुके हैं, क्योंकि इन दोनों अप्रोच में बहुत सारे क्रिटिसिज्म है। इफ़ यू गो थ्रू योर बुक तो आपको पता चलेगा कि बेसिकली इस अप्रोच में जो सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म आया, क्यों हम इसको फॉलो नहीं कर सकते, इसके 2-3 रीज़न, मेन रीज़न है, ऐसे सो मेनी रीजन्स आर गिवन इन योर बुक, बट आई जस्ट मेंशन 2 रीज़न टू रिमाइंड यू। वन इज कि इसमें हमने बच्चे को बोला है कि तुम हेरिडिटी पे ही डिपेंडेंट रहो, जब तुम मैच्योर होगे अपने पेस से मैच्योर होगे, इन्वायरमेंट का कोई रोल नहीं है, राइट। ये गलत है, इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल है। चाइल्ड इज नॉट अ पैसिव लर्नर, ही इज अ एक्टिव लर्नर, है ना। पहला इसलिए इसका क्रिटिसिज्म किया गया है। सेकंड इसका क्रिटिसिज्म किया गया है कि इसमें ये बोला गया है कि पहले लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग डेवलप होती है, मतलब देयर इज अ सीक्वेंस इन डेवलपमेंट। ऐसा कुछ नहीं है। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड इन योर चिल्ड्रन कि ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं, इंटीग्रेटेड है, साइमल्टेनियसली ये चलती रहती हैं। तो आप जब तक बच्चा सपोज रीडिंग राइटिंग के लिए नहीं रेडी है, अभी मैच्योर है उतना, तो आप उसके प्री स्किल पे तो काम कर सकते हो ना। प्री स्किल मतलब विजुअल डिस्क्रिमिनेशन पे, ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन पे, फाइन मोटर पे, on these pre skills we can work while he is
getting prepared for reading and writing. These pre-skills are very much required, क्योंकि हम कहते हैं ना कि बच्चा पहले देख के, जैसे आपने किसी बच्चे को स्टोरी बुक लेके पढ़ते देखा है? अगर आप अपने बच्चे को एक स्टोरी सुनाओगे स्टोरी बुक लेके और उसको एक स्टोरी सुना दोगे रात में, तो नेक्स्ट डे व्हेन यू विल आस्क कि नाउ यू विल टेल द स्टोरी एंड आई विल लिसन टुडे, वो प्रॉपर बुक निकालेगा और ऐसे उंगली घुमा घुमा के वो पढ़ना शुरू करता है, ऑल्दो इज नॉट एबल टू रीड इट, इज नॉट एबल टू रीड इट, बट वो आपको बोलेगा एक शेर था, एक लॉयन था, एक रैबिट था, ये हुआ वो हुआ, पिक्चर पे उंगलियां घुमाएगा, पेपर को पेज को पलटेगा, ऑल्दो ही इज नॉट अवेयर, उसमें इतनी स्किल नहीं है कि ही कैन रीड व्हाट इज रिटन देयर, बट वो प्रिंट मीडिया से जो उसका एक्विजिशन होता है, वो जो विजुअली डिस्क्रिमिनेट करता है कि लॉयन का पिक्चर है, फ्रंट पेज पे सिर्फ टाइटल दिया होगा, पिक्चर के अकॉर्डिंग वो पेज पलटता है ना, ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन कैसे करेगा? जब वो स्टोरी सुनाएगा तो ही विल मॉड्यूलेट हिज वॉइस, है ना, कि शेर आएगा तो वो आवाज को भारी करेगा, रैबिट आएगा तो आवाज को लो करेगा। तो ये सारी चीजें जो है हम पहले ही सिखा सकते हैं, लेकिन बिहेवियरिस्ट और आपके मैच्योरिस्ट बायोलॉजिकल वाले अप्रोच में ये बोला गया है कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, आपको वेट करना है कि बच्चा हेरिडिटरी कब रेडी है रीडिंग रेडीनेस के लिए। तो इसलिए इसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था और इसको ज़्यादा लिया नहीं गया इस अप्रोच को। तो जो कंटेम्प्ररी अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच है, वो क्या है? अगर हम बिहेवियरिस्ट और ये आपके मैच्योरिस्ट वाले अप्रोच को नहीं ले रहे हैं, तो नया अप्रोच क्या है? नया अप्रोच है आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट का। कंस्ट्रक्टिविस्ट का मीनिंग सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कंस्ट्रक्शन, एंड व्हाट दे कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज। हम नॉलेज ट्रांसफर पे बिलीव नहीं करते कि हमने यहाँ पे जो उसको बता दिया उसने कर दिया, आपने उसको क्रिटिकल थिंकिंग का मौका नहीं दिया, आपने उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग का मौका नहीं दिया, राइट? एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्ली चाइल्डहुड? टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग अमंग चिल्ड्रन, टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अमंग चिल्ड्रन, राइट? जो कि आपने नहीं किया। तो कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच जो है वो अभी आज के सिचुएशन में बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, और इसको दो आपके फिलोसफर्स ने दे रखा है, जीन पियाजे ने और वाइगॉट्स्की ने, ठीक है? इसमें जो वाइगॉट्स्की है वो सोशल और कल्चरल पे ज़्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं कि लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स को सीखने के लिए, एंड देन कल्चर इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो हमारा फैमिली बैकग्राउंड है, जो हमारा सोशो कल्चरल बैकग्राउंड है, इट प्लेज अ ग्रेट रोल इन लर्निंग, है ना? अगर मान लो मेरे घर में कल्चर है जॉइंट फैमिली का, तो देयर आर सो मेनी पीपल, तो आई विल बी एबल टू स्पीक वेरी अर्ली, और मेरी वोकैब बहुत तेज होगी, क्योंकि मैं 10 लोगों से 10 तरीके के वर्ड्स सुन रही हूँ, है ना? मेरी लैंग्वेज की जो एक्विजिशन होगी वो बहुत फास्ट होगी। तो लैंग्वेज जितनी जल्दी आपकी डेवलप होगी, जितनी जल्दी यू विल लर्न टू लिसन टू स्पीक, उतनी जल्दी आप रीडिंग एंड राइटिंग में आओगे, ठीक है? तो वाइगॉट्स्की ने बोला था कि लैंग्वेज और इसका कल्चर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। सेकेंड थिंग, वाइगॉट्स्की ने बोला कि जब आप उसको एक्टिविटी देते हो ना, जब आप किसी बच्चे को इन्वायरमेंट देते हो, तो वो अपने सेंसेस के थ्रू दे एक्सप्लोर दैट वर्ल्ड वट एवर यू हैव प्रोवाइडेड देम, है ना? एंड वाइल एक्सप्लोरिंग दैट इन्वायरमेंट दे लर्न मेनी थिंग्स, दैट्स हाउ दे कंस्ट्रक्ट द नॉलेज, ठीक है? नॉलेज इज नॉट जस्ट अ ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द नॉलेज। अब जैसे मान लो मैंने एक ग्रुप एक्टिविटी कराई जिसमें कि 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों की ग्रुप एक्टिविटी मैंने करा दी, है ना? अब एक प्रॉब्लम हमने दे दिया, अगर एक बच्चा सिंगल इंडिविजुअली उसको करता है तो ही विल लर्न ओनली वन वे टू डू इट, उसके दिमाग में एक इमेजिनेशन आएगा एंड ही विल डू इट। बट जब हम ग्रुप में उसको कराते हैं तो दूसरा बच्चा कुछ सजेस्ट करता है, तीसरा कुछ सजेस्ट करता है, एंड दैट्स हाउ दे टुगेदर कंस्ट्रक्ट द नॉलेज, राइट? नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर बच्चे खुद ही कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं नॉलेज, देन व्हाट्स द रोल ऑफ एडल्ट और व्हाट्स द रोल ऑफ टीचर? क्या हो सकता है टीचर का रोल, बताओगे मुझे? वाइगॉट्स्की ये कह रहा है कि दे कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज, देन व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर? डू दे नीड टीचर? Providing materials and activities.
प्रोवाइडिंग मटेरियल एंड एक्टिविटीज, चलो ठीक है, वन थिंग, ओके। टीचर ने या पेरेंट्स ने, एडल्ट ने प्रोवाइड कर दिया मटेरियल और इन्वायरमेंट, बस रोल खत्म हो गया। And they will work as a facilitator. They will हाँ, expand their knowledge by asking questions from children. ओके ग्रेट। हैव यू हर्ड अबाउट ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट? वाइगोट्स्की नहीं दिया है, आपने पढ़ा होगा ये वन में, क्योंकि ये इस करिकुलम से रिलेटेड है। ZPD पढ़ा है आप लोगों ने, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। उसने दो बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया था, एक तो दिया था स्कैफोल्डिंग, एक दिया था ZPD, और एक ये कंस्ट्रक्टिविज्म की तो थ्योरी ही दी थी। व्हाट इज ZPD? या हुमा, यू वर टेलिंग समथिंग? Yes, मैम, a child maximum ability मतलब बच्चा एक कितने मैक्सिमम एबिलिटी तक एक एक्टिविटी को कर सकता है, उसका मैक्सिमम एबिलिटी। With the help of adult or without the help of adult? With the help of adult. You are near to that, but it's not the exact answer. Anyone else? Anyone else? No? Okay. सपोज कि आपने बच्चे को सारा, एज यू सेड, कि मटेरियल दे दिया, रिसोर्सेज दे दिया एंड एवरीथिंग, और आप एज अ टीचर यू आर टॉकिंग टू देम रेगुलरली, राइट? यू आर राइट टिल देयर। और बच्चे को जब हमने ये कर दिया, तो बच्चे का लेवल ऑफ लर्निंग सपोज यहाँ तक आया, है ना। एक ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं, तो ये ग्राफ में बच्चे की लर्निंग, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो बच्चे की लर्निंग उस ग्राफ पे यहाँ तक आई। लेकिन जब कोई एडल्ट या जब कोई टीचर या जब कोई भी एडल्ट है उसको हेल्प कर देता है, तो बच्चे की लर्निंग की लेवल यहाँ सपोज आ जाती है, क्योंकि ही इज गेटिंग द गाइडेंस फ्रॉम द एडल्ट। अब इस लर्निंग लेवल का और इस लर्निंग लेवल का जो डिफरेंस है, ऐसे तो हम लर्निंग को मेजर नहीं कर सकते ना कि 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड डिफरेंस है 5 - 2, तो 3 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, वी कैन नॉट डू दैट। बट एज्यूम करते हैं कि अगर लर्निंग लेवल ग्राफ में यहाँ था, लेकिन जब एडल्ट ने हेल्प करा तो उसकी लर्निंग लेवल यहाँ आ गई, तो ये जो लर्निंग लेवल में डिफरेंस है ना, दैट इज ZPD। कि एडल्ट के हेल्प के साथ वो ज्यादा सीखता है, वो जो आपने बोला मैक्सिमम कैपेसिटी वो अटेंड कर लेता है ना। तो जो वो खुद से सीख रहा है, जिस लेवल तक वो आ पा रहा है, और जो एडल्ट के हेल्प से वो आ रहा है, उन दोनों के डिफरेंस को हम बोलते हैं ZPD। ठीक है। सेकेंड कॉन्सेप्ट गिवन बाय वाइगोट्स्की वाज स्कैफोल्डिंग। उन्होंने ये बोला कि वो अपने सेंसरी वो से सब कुछ सीख सकते हैं, राइट? सेंसेस से when we explore the world around us, या when we explore the project given to us by the teacher, हम टच, हियरिंग, विजन सबसे एक्सप्लोर तो कर सकते हैं, है ना। लेकिन वो एक्सप्लोरेशन के दौरान बच्चा खुद ही सीखता है। इसका फोल्डिंग, जैसे कॉमन लैंग्वेज में बोले अनियन, अनियन के लेयर निकालते हैं ना एक एक करके हम, वैसे ही हम बच्चों को बस इन्वायरमेंट देते हैं एंड दे लर्न देमसेल्व्स। टीचर का काम, एज यू सेड इट्स वेरी वेल, कि वो फैसिलिटेटर का ही होता है। ठीक है। तो अब आप देखो, जो बिहेवियरिस्ट अप्रोच में और बायोलॉजिकल अप्रोच में था कि चिल्ड्रन वेयर पैसिव लर्नर्स, राइट? चिल्ड्रन को तो हमने जैसा कहा वैसा कर दिया, जिसमें कि बच्चे को इंटरेस्ट भी नहीं आया और वो धीरे धीरे उसके लिए बोरिंग हो गया था। बट कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या होता है, व्हेन दे एक्सप्लोर द वर्ल्ड अराउंड देम, दे कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज, दे डेवलप द इंटरेस्ट इन द एक्टिविटी। तो आप इंटरेस्ट और उसके जॉयनेस को भी बनाए रख सकते हो। ठीक है। और अगर मैं 2+2 4 बता रही हूँ उनको, और मैं उनको खुद ही करने के लिए दूँ, तो एक बच्चा कोई और मेथड बताएगा, दूसरा बच्चा कोई और मेथड बताएगा। तो अगर 4 बच्चों का ग्रुप है ना, और अगर गलती से 3 मेथड उन लोगों ने बता दिया, तो जो बच्चा एक ग्रुप में है, वो हर बच्चा उसमें से 3 मेथड जानेगा उसको एडिशन करने का। इसमें टीचर की जस्ट हेल्प होती है, तो पुश, ठीक है, बाय टॉकिंग टू देम। तो ये कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी थी। उसी तरीके से आपके जीन पियाजे ने भी स्टेजेस दिया है, 4 स्टेजेस दे रखे हैं, सेंसरी, मोटर, देन प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, एंड देन आपके एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वाले। तो उन्होंने ये बोला कि स्टेज वाइज दे एक्सप्लोर देयर वर्ल्ड थ्रू देयर सेंसेस। तो उन्होंने भी यही बोला कि हर स्टेज पे अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी दे कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज।
लेकिन पियाजे और वाइगोट्स्की के थियरी में मेन डिफरेंस यही था कि वाइगोट्स्की ने कल्चर पे थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज दिया था कि जो वो प्रीवियसली सीख के आए हैं ना, जो प्रीवियस उनका नॉलेज है वो भी काम करता है, और जबकि पियाजे ने वो प्रीवियस नॉलेज को ज़्यादा फोकस नहीं करा था। ठीक है, ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है। और वाइगोट्स्की की थियरी को हम कहते हैं सोशियो कल्चरल थियरी। ठीक है, इजेडपीडी मैंने पढ़ा दिया। कल्चर का मैंने आपको बता दिया कि कल्चर से वो बहुत सारे नॉलेज लेते हैं अपने घर के इन्वायरमेंट से, अपने अपने आस पड़ोस से। जैसे अगर ट्राइबल फैमिली को बिलोंग करते हैं तो दे नो हंटिंग, है ना। अगर वो वीवर वाले कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं तो दे नो वीविंग। इसी तरीके से अलग अलग कम्युनिटी से फिशिंग है, फार्मिंग है, तो ये सारी उनके कल्चरल प्री नॉलेज में काउंट होता है, एंड विच दे अप्लाई इन लर्निंग ऑल्सो। ठीक है, उसके बाद है इम्प्लीकेशंस। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, इसमें मैं इतना डिटेल नहीं जाऊंगी। एंड व्हाट एल्स, चिल्ड्रन आर व्यूड एज मीनिंग मेकर्स एंड एक्टिव पार्टिसिपेंट, ये मैंने आपको बता दिया। दैट्स इट आई थिंक। इसमें कंस्ट्रक्टिविज्म में अगर लैंग्वेज लिटरेसी को, अच्छा एक और कॉन्सेप्ट मैंने आपको नहीं बताया, इमर्जेंट लिटरेसी, ये भी आपके सिलेबस में है और इसको मैरी क्ले ने दिया था, है ना। जो पहला वाला कॉन्सेप्ट था ना बायोलॉजिकल वाला, उसमें बोला गया रीडिंग रेडीनेस होना चाहिए बच्चों में, और मैरी क्ले ने उस रीडिंग रेडीनेस वाले कॉन्सेप्ट को सपोर्ट किया। हमने अभी आपको पढ़ाया ना कि चिल्ड्रन लर्न टू रीड ओनली एट अ सर्टेन एज, इसको इन्होंने एक्सेप्ट किया। ठीक है, और उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि ये जो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग है, ये सीक्वेंस में होता है। ठीक है, इमर्जेंट लिटरेसी इज नथिंग बट द नॉलेज, स्किल्स एंड एप्टीट्यूड दैट अ चाइल्ड डेवलप्स इन रिलेशन टू रीडिंग एंड राइटिंग। आपको रीड एंड राइट करने के लिए कुछ नॉलेज की ज़रूरत है, प्री स्किल की ज़रूरत है, एंड आपके एटीट्यूड की ज़रूरत है। और इमर्जेंट लिटरेसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि बच्चा जो बुक पलट के, पिक्चर बुक पलट पलट के पढ़ता है, वहाँ पे उसका प्रीवियस नॉलेज वो अप्लाई कर रहा है। ठीक है, वो अपने स्किल्स को अप्लाई कर रहा है, विजुअल डिस्क्रिमिनेशन का, ऑडिटरी का। विजुअल डिस्क्रिमिनेशन का पिक्चर देख देख के डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, ऑडिटरी मतलब वो अपने वॉइस को मॉड्यूलेट कर रहा है। तो वो स्किल को और वो जो एटीट्यूड है उसका सुनाने का, स्टोरी, ये सारी चीज़ें जब वो अप्लाई करता है तो उसको हम बोलते हैं इमर्जेंट लिटरेसी। ये एक बहुत ही रिसेंट सा डेवलप टॉपिक है। सो बेसिकली इमर्जेंट लिटरेसी इज द नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड which the child develops in relation to reading and writing, and it occurs throughout the early childhood period। बर्थ से लेके आप ये स्टार्ट हो जाता है ना। जबकि हमने कन्वेंशनल रीडिंग राइटिंग शुरू नहीं करी अभी क्लास में, लेकिन लिसनिंग, स्पीकिंग, ये सब आपके बर्थ से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट लिटरेसी। और वो वाला एग्जाम्पल आप पढ़ लीजिएगा एक बार इसको। इसमें लैंग्वेज एंड लिटरेसी में और एज सच कुछ नहीं है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज आई मूव ऑन टू मैथमेटिक्स वाले चैप्टर में। एनीवन, लैंग्वेज लिटरेसी से कोई क्वेश्चन है? हाँ, नो मैम। ओके, चलो देन मूव ऑन टू मैथमेटिक्स वाला हम एक बार देख लेते हैं। चला गया मैथमेटिक्स वाला चैप्टर। 1 सेकेंड, हैंग हो गया मेरा कंप्यूटर, वेट फॉर अ मिनट, है ना, हैंग। मैथमेटिक्स में जहाँ तक बात है, डू वी अप्लाई मैथमेटिक्स इन डेली लाइफ? छोटे बच्चे अप्लाई करते हैं क्या? कैन यू जस्ट डिस्कस 1 or 2 सिचुएशन वेयर दे अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स? वेरी सिंपल Yes, when they want to count how many chocolate they received and how many chocolate their friend received, so there they apply mathematics, I guess. ओके, काउंटिंग, गुड। व्हाट एल्स? जहाँ की डायरेक्ट अप्लाई नहीं करते हैं काउंटिंग, खो खो खेलने में,
मैम बिग और स्मॉल का कॉन्सेप्ट, जैसे ये बड़ा है ये छोटा है। बिल्कुल बिल्कुल, जब आप दोगे उनको चॉकलेट तो कहोगे उसको बड़ा दे दिया, मुझे छोटा दे दिया। तो वहाँ पे बिग एंड स्मॉल का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अगर पेड़ पे झूला बना रहे हैं तो कितने हाइट तक हो कि ग्राउंड, मतलब नोइंगली नहीं करते, अनोइंगली वो आपको डे टू डे लाइफ में मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि बच्चों को जब उन्होंने एजुकेशन सिस्टम ज्वाइन किया उसके पहले उनको मैथमेटिक्स का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था? कैन वी एज्यूम दैट? No. नो, दे हैव दैट कॉन्सेप्ट, है ना? तो मैथमेटिक्स बेसिकली आपके डे टू डे लाइफ में भी अप्लाई होता है। तो बच्चे जब आते हैं आपसे मैथमेटिक्स सीखने के लिए तो दे ऑलरेडी हैव सम प्री नॉलेज विच इज नॉट एक्यूरेट, बट हाँ वो उस नॉलेज के बेसिस पे ही अपने खेल में ही भी उसको अप्लाई करते रहते हैं या डे टू डे लाइफ में भी अप्लाई करते रहते हैं, है ना? तो ये पहला आपका टॉपिक था इसमें कि डे टू डे एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स विच यू अंडरस्टैंड बेटर। सेकेंड इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट आर अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस क्या होता है? जिसपे कि कोई डाउट ना हो, है ना? मैथमेटिकल के जितने भी स्टेटमेंट हैं वो अनएम्बिगस होते हैं, डाउटलेस होते हैं। अगर मान लो मैं ये बोल रही हूँ कि ये एक स्फेयर है तो वो स्फेयर ही रहेगा ना। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्फेरिकल शेप का है तो आप डेफिनेटली कह सकते हो ना ये स्फेरिकल भी, आप ऐसा कह सकते हो कि स्फेरिकल भी हो सकता है और ट्रायंगल भी हो सकता है? नहीं कह सकते ना, बिकॉज दैट इज अ स्फेयर। ट्रायंगल विल बी अ ट्रायंगल, स्फेयर विल बी अ स्फेयर। सो जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत ही अनएम्बिगुअस होता है, उसमें कोई डाउट नहीं होता है। और ये अनएम्बिगुअस क्यों होता है? क्योंकि ये जो जब कंस्ट्रक्ट किया जाता है ना एब्स्ट्रैक्ट वर्ड से, तो सबसे पहले हम एक सेट ऑफ एग्जियोम्स या स्टेटमेंट बनाते हैं, है ना? और उस स्टेटमेंट के बेसिस पे हम उस फॉर्मेट को या फिर उस कॉन्सेप्ट को फॉर्मली डिफाइन करते हैं, बहुत ही प्रिसाइजली, बहुत ही क्लियरली। इसलिए वो उसमें एम्बिग्विटी की कोई चांस नहीं होती है ना? सेकेंड है कि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। आपको अगर मैं कहूँ इसका मतलब कॉन्क्रीट मतलब जहाँ आप अपने सेंसेस यूज कर सकते हो, यू कैन टच, यू कैन सी, यू कैन स्मेल, यू कैन हियर, है ना? तो आपने कभी बच्चे को काउंटिंग अगर सिखाया होगा तो जनरली हम सबसे पहले ऐसे नहीं सिखाते 1 2 3 4, नहीं, वी टीच देम ऑब्जेक्ट काउंटिंग। कि आपने अगर हम इंडिजिनस मटेरियल की बात करें, हमने कुछ पेबल्स ले लिए और हमने जो आसपास अवेलेबल है वो मटेरियल उसको दे दिया एंड देन वी आस्क देम टू काउंट कि 1 है, 2 है ना? जैसे खाने का चॉकलेट दे दिया, अब आपको उसको काउंट करना है। तो जब वो देखते हैं तो वो काउंट कर पाते हैं, इसलिए 2+2 वो माइंड में कैलकुलेट नहीं कर सकते 2+2। लेकिन आप उनको चॉकलेट ढेर सारा दे दो और उनको बोलो ये 2 चॉकलेट प्लस ये और 2 चॉकलेट, नाउ हाउ मेनी चॉकलेट यू हैव, तो दे कैन काउंट इट एंड दे कैन टेल यू कि 4 है। बट अगर आप एब्स्ट्रैक्ट थॉट में पूछोगे कि 2+2 क्या होता है, दे विल नॉट बी एबल टू काउंट। तो ऑलवेज जो है मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट है वो प्रोसीड करता है कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट में। वंस यू हैव टॉट देम ऑब्जेक्ट काउंटिंग, देन यू कैन मूव ऑन टू बिग, स्मॉल, फॉरवर्ड काउंटिंग, बैकवर्ड काउंटिंग, स्किप काउंटिंग, कुछ भी आप करा सकते हो, लेकिन पहले आपको ऑब्जेक्ट काउंटिंग से ये शुरू करना पड़ता है। ये इसका इम्प्लीकेशंस है ना? देन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो है वो पर्टिकुलर से जनरलाइज होता है। मतलब कोई बताएगा इसको? हॉर्स को मान लो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बताते हैं इसका टेल है, पर्टिकुलर ऑर्गन पे जाते हैं, टेल। ठीक है, टेल कितना लंबा है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। अब लंबा है, फिर आप उसको बोल सकते हो उसके हेयर की थिकनेस क्या है, उसका कलर क्या है, उसका एंगल क्या है, उसकी बॉडी से इंक्लिनेशन क्या है एंड सो ऑन। पहले आप एक पर्टिकुलर टेल पे गए और फिर आप उसको धीरे धीरे जनरलाइज कर लेते हो। ठीक है, तो ये एक इसका, ये सारी चीजों का एप्लीकेशन है व्हेनेवर यू टीच, है ना? जैसे मान लो कि यहाँ पे इम्प्लीकेशन फॉर टीचिंग इसका बोला गया है, चिल्ड्रन नीड एक्सपीरियंसेस विद अ वैरायटी ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट टू जनरलाइज अ कॉन्सेप्ट। जैसे मान लो कि चाइल्ड वुड फाइंड इट डिफिकल्ट टू एब्स्ट्रैक्ट द आइडिया ऑफ फोरनेस अनलेस द चाइल्ड इज
shown a variety of objects in the quantity of 4, जो मैं अभी आपको बता रही थी। 4 बोलोगे तो हो सकता है कि वो नहीं समझ पाए, लेकिन आप जब तक उसको ऑब्जेक्ट नहीं दिखाओगे वो 4 का कॉन्सेप्ट नहीं लेगा। सो हियर द टीचर नीड्स टू इंश्योर दैट one concept is represented and learnt with various specific examples, so that the child can generalize and abstract the idea of the mathematical concept। ठीक है। देन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आर रिलेटेड, ऐसा तो है नहीं कि साइज शेप ये सब रिलेटेड नहीं है। स्फेयर से अगर हम कहें तो रेडियस रिलेटेड है, अगर हम रेडियस पढ़ा रहे हैं तो स्फेयर से रिलेटेड करेंगे। सेंटर स्फेयर से रिलेटेड है, सरफेस एरिया स्फेयर से रिलेटेड है, वॉल्यूम स्फेयर से रिलेटेड है। तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट हमने मैथमेटिक्स में पढ़ाए, उसको स्फेयर पढ़ाया, रेडियस पढ़ाया, सेंटर पढ़ाया, सरफेस एरिया पढ़ाया, वॉल्यूम पढ़ाया, they all are related. They all are related to each other. When we talk about radius of what? When we talk about surface area of what? So they all are the related concepts, है ना। अगर हम इसको टीचिंग में अप्लाई करें तो द टीचर नीड टू सपोर्ट द चाइल्ड टू फॉर्म अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। If a particular concept is not clear, it will affect the understanding of other concept. अगर मैं बोलूं कि अगर मैं रेडियस का कॉन्सेप्ट नहीं दे पाई तो सरफेस एरिया कैसे निकालेगा बच्चा? उसके फॉर्मूला में तो आर है ना। तो रेडियस का कॉन्सेप्ट जब आपने गड़बड़ कर दिया तो आपने सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट भी गड़बड़ कर दिया, और जब रेडियस और सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट आपने सिखाया नहीं तो सेंटर का कॉन्सेप्ट कैसे दे दिया? एक कॉन्सेप्ट अगर किसी टीचर ने गलत सिखा दिया तो इट विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ऑल अदर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। तो आप एज अ होल पढ़ाते हो, जब आप पढ़ाते हो बच्चे को तो आप ये सोचते हो कि दीज ऑल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आर इंटर रिलेटेड। ठीक है। देन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आर हायरार्किकली स्ट्रक्चर्ड। जैसे होल नंबर पहले पढ़ाते हैं, फिर हम फ्रैक्शन पढ़ाते हैं, हायरार्की वाइज पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि पहले फ्रैक्शन पढ़ा देंगे बाद में होल नंबर पढ़ाएंगे, नो। पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ाएंगे या पहले मल्टीप्लिकेशन पढ़ाएंगे? पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ाएंगे, देन विल मूव ऑन टू मल्टीप्लिकेशन। तो वो जो है एक हायरार्की में हमें चलना पड़ता है। ये आपका टीचिंग में आप अप्लाई कर लोगे। देन सिंबल्स भी यूज, पाई का, अभी 0 to 9 नंबर्स का, है ना, इस तरीके से हम सिंबल्स यूज करते हैं। इसके थोड़ा सा मैं फास्ट और जाऊंगी। तो अब आप लोग मुझे बताइए, while teaching the mathematics, what should a teacher do and what should not a teacher do in the classroom while teaching mathematics? बताओगे? Anyone of you? In teaching mathematics, we can do like a triangle, circle, star, then again triangle, circle, star। बच्चों को ये करेंगे, ये लाइन वाइज है तो पहले ट्राइंगल करेंगे, फिर सर्कल, फिर आप इस तरह से आगे इस पैटर्न को ड्रॉ करो। देन मिसिंग द नंबर 1, 2 इज मिसिंग, 3, 4 इज मिसिंग, लाइक दिस। अच्छा, आपने बोला पहले ट्रायंगल सिखाएंगे फिर सर्कल सिखाएंगे। डोंट यू थिंक कि हम सर्कल के बाद स्फीयर सिखाएंगे, रेक्टेंगल के बाद स्क्वायर सिखाएंगे? These are मैंने बोला कि इस पैटर्न में उनको मतलब कि पहले तो सर्कल सिखा देंगे, लेकिन बच्चों को इमेजिनेशन करवाएंगे कि हम लोग जिस पैटर्न में लाइन से बढ़ रहे हैं उनको कि इसमें सर्कल, सपोज आगे पहले सर्कल है, फिर ट्रायंगल है, फिर तो आगे उसी पैटर्न को उनको फॉलो अप करना है। अच्छा, we need to maximum relate mathematical concept with the reality so that they can easily understand the concept of mathematics thoroughly. I'll just give you one of my experience when I was teaching concept of money, है ना। तो उसमें वो उनके गवर्नमेंट स्कूल में थे खुदरे पैसे, फिर छोटे छोटे जब आप सामान लेने जाते हो तो बिल बनाना, है ना। तो व्हाट आई डिड इन द लास्ट कि मैंने एक दिन बोला वट एवर देयर इन योर हाउस, कुछ बच्चों के ग्रुप बनाए 4-4 बच्चों के। मैंने बोला आप अपने घर से पुराने कपड़े ले आना। आई टोल्ड अनदर ग्रुप टू ब्रिंग वेजिटेबल्स, आई टोल्ड अनदर ग्रुप टू ब्रिंग सम फ्रूट्स, या फिर बुक्स स्टेशनरी के मटेरियल आप ले आओ, है ना। एंड आई आस्क्ड देम टू पुट स्टॉल्स, और कागज पे जैसे नोट बनाते हैं 10 रुपए 20 रुपए, और उस गेम में उस प्रोजेक्ट मेथड में दे लर्न द
खुदरे पैसे का कॉन्सेप्ट, दे लर्न हाउ टू मेक बिल, हाउ टू परचेज, सब कुछ उन्होंने सीख लिया। क्यों? क्योंकि वो रियल लाइफ से उनके कनेक्टेड था। दैट्स व्हाट यू वर सेइंग, है ना? तो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट कि हम जो भी उनको सिखा रहे हैं ना, तो हम सिखाते सिखाते जब हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स लेवल पे आते हैं तो हम उनके डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल देने शुरू कर देते हैं। जैसे आप देखो, मैं कल से आपको पढ़ा रही हूँ, बट आई एम गिविंग यू रियल लाइफ एक्सपीरियंस कि व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन द फील्ड, तो यू कैन कनेक्ट विद दैट, है ना? दूसरा जो इम्प्लीकेशन इसका ये है कि मैंने बोला कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, तो as a teacher you should use concrete material while giving any kind of concept to the child. Why? Because those concrete object जो आपने टीचिंग एड बनाया है ना, जैसे मैं टाइम का कॉन्सेप्ट दे रही हूँ तो मैं एक क्लॉक बनाती हूँ, है ना, और बच्चे को बोलती हूँ कि इसकी सुई घुमा के 3 o'clock क्या होगा, 3:10 क्या होगा, 3:30 कैसे होगा, 3:45 कैसे होगा। सो दीज कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट या टीचिंग एड्स जो हमने बनाया है, इट हेल्प्स द चिल्ड्रन टू विजुअलाइज द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। क्योंकि आपने पहले ही चैप्टर में पढ़ा होगा कि चिल्ड्रन दे लैक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इन देयर अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। अगर आप किसी बच्चे को बोलो कि तुम्हारे घर जाने का रास्ता क्या है, वो बता पाएगा? छोटा बच्चा 4 साल का कि आप लेफ्ट ले लो, राइट ले लो, वहाँ पे एक रेड लाइट आएगा, राइट ले लो? नो, ही कैन नॉट। बट आप उसको अपनी गाड़ी की अगली सीट पे बिठा दो, वो जैसे ही देखेगा, नाउ टेक अ राइट, नाउ टेक अ लेफ्ट, he will be able to guide you because he is able to visualize that. जो उनको दिखता है, जो उनको सुनाई देता है, जो they can touch, they learn through that, they explore their world through sensory experiences, है ना? तो इसलिए concrete object या teaching learning material जो हम बनाते हैं as a teacher, that plays a very important role in their learning. With the help of those concrete material, they can visualize the abstract concept, है ना? सेकेंड टीचर का दे शुड नॉट डू मैं बाद में बोलूंगी, है ना? शुड नॉट डू यही चीज है कि कॉन्क्रीट के बिना आप एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं देना चाहिए आपको, आपने एब्स्ट्रैक्टली उनको बता दिया वेग सा, आप उनको मटेरियल ला के दो एंड आस्क देम टू डू इट। प्रोजेक्ट मेथड इसलिए बेस्ट मेथड बोला जाता है ना? एक्सप्लोरेशन, मैनिपुलेशन, ये सारी चीजें करके वो सीखते हैं। देन आप जब बच्चे को सिखा रहे हो तो उसकी जो प्रीवियस नॉलेज है, टेक दैट इनटू कंसिडरेशन व्हाइल टीचिंग, कि पहले वो कुछ जानता भी है या नहीं है। जैसे क्लास में भी हम आते हैं ना, तो हम बोलते हैं कि जैसे मैंने अभी आपको बोला कि स्किनर की थ्योरी आपने पढ़ी होगी, है ना? तो बहुतों ने पढ़ी होगी, बहुतों को आता होगा। देन आई मूव्ड ऑन टू कंस्ट्रक्टिविस्ट। धीरे धीरे तो आपकी प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे ही मैंने नए नॉलेज का क्रिएशन तो नहीं कहेंगे, बट स्टार्ट किया, है ना? सो ऑलवेज एज अ टीचर कंसिडर चाइल्ड्स प्रीवियस नॉलेज ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, राइट? उसके बाद है ऑलवेज एनकरेज क्वेश्चनिंग एंड रीजनिंग। देखो, तुम लोग नहीं आंसर दे रहे हो, कुछ लोग ही दे रहे हैं, 2-4 लोग ही, बट स्टिल आई एम पुटिंग क्वेश्चंस एवरी 2-3 मिनट्स सो दैट इट कुड बी एन इंटरैक्टिव सेशन। तुम्हें लगेगा कि तुम इन्वॉल्व हो, तो फिर छोटे बच्चों को भी लगेगा ना कि दे आर द एक्टिव पार्ट, दे आर कंस्ट्रक्टिंग देयर नॉलेज। सो ऑलवेज एनकरेज क्वेश्चनिंग एंड रीजनिंग। बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं कि आप पढ़ा रहे हो और जब उन्होंने बीच में बोला मेरी लेक्चर फिनिश होने दो, मुझे पहले बताएं दो, फिर बाद में तुम अपने क्वेश्चंस करना। नो, दैट्स नॉट द राइट वे, स्पेशली फॉर यंग चिल्ड्रन। You have to encourage that questioning and reasoning. That reasoning may be illogical sometimes. बहुत ही illogical reason देते हैं वो, but आपको उसको सुनना है। And always ensure that learning occurs through play. And that play will be organized by the teacher itself. अब आपको अगर मैथमेटिक्स में प्ले करना है तो मैं खो खो भी कर सकती हूँ ना, मैं खो खो भी ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ। अगर मैं चेस भी खेलने को बोल रही हूँ तो इट्स अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, बट दैट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है? और जो आपने पहले बोला, द टीचर शुड एक्ट एज अ फैसिलिटेटर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू कीप ऑन टॉकिंग टू द चिल्ड्रन व्हाइल दे आर परफॉर्मिंग द एक्टिविटी। एक और है कि आप सपोर्टिव इन्वायरमेंट तो दोगे ना, इन्वायरमेंट तो सपोर्टिव दोगे। इन्वायरमेंट मतलब सपोज आपने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एंड ही इज डूइंग, गलत हो गया तो आप उसको इरेजर वगैरह तो आप अवेलेबल कराओगे, आप उसको मोटिवेट करोगे, कोई बात नहीं, गलत हो गया, इट्स ओके, यू जस्ट इरेज इट, डू इट अगेन, है ना? तो ऐसा नहीं कि यार क्या तुम इतने काटा पीटी किए जा रहे हो, पूरा
कॉपी गंदा कर दिया, है ना। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ऑलवेज आपको सपोर्टिंग और इनकरेजिंग इन्वायरमेंट देना। एक Yeah. So it's the role of teacher, it's the duty, responsibility of teacher to offer a motivating and supporting environment where the child feels encouraged, feels motivated to do the work. और motivated में आपने अभी आप mix कर सकते हो कि आप constructivism लगा सकते हो कि आपने एक project work दे दिया जहाँ they can explore, they can manipulate the things and they can construct their knowledge. But at the same time आप स्किनर का भी लगा सकते हो पॉजिटिव नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में कि अगर आपको मोटिवेट करना यू कैन गिव पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, है ना। तो ऐसा नहीं है कि जो बिहेवियरिस्ट अप्रोच है या फिर जो बायोलॉजिकल अप्रोच है वो बिल्कुल ही आउटडेटेड है, नहीं। कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच में भी आपको उसके अच्छे पार्ट को, पॉजिटिव पार्ट को इंक्लूड करना है ना। ये आपका मैथमेटिक्स में था। देन ये चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट आपका जो इसी में यूनिट 14 है ब्लॉक 3 में, दैट इज बिल्डिंग एंड एंगेजिंग लर्निंग क्लासरूम। एंड वी हैव टॉक्ड अ लॉट कि व्हाई डू वी नीड टू एंगेज द चिल्ड्रन एंड हाउ वी कैन एंगेज द चिल्ड्रन, हाउ वी कैन एंगेज। पहले मैंने पढ़ा कुछ प्रिंसिपल्स हैं एंगेजिंग क्लासरूम के, जैसे मैंने आपको बोला कि वाइल टीचिंग इन द क्लासरूम ऑलवेज यूज चिल्ड्रंस प्रीवियस नॉलेज, क्योंकि जहाँ पे आपने उसको छोड़ा है आपको वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। और इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है व्हेन वी कम टू द क्लास वी टॉक अबाउट द लास्ट क्लास फॉर 5 और 10 मिनट्स। करते ना कि कल हमने क्या पढ़ाया था, कल क्या सीखा, या किसी को इसके बारे में कुछ पता है। सपोज मैं अर्ली चाइल्डहुड में, मेरा रेड लाइट का थीम है आज कि मैं जो ट्रैफिक लाइट है वो सिखा रही हूँ, तो आई कैन आस्क देम कि while coming to your school have your father stopped the car anywhere, या डिड यू फॉलो द रेड लाइट सिग्नल्स जो भी थे आपके, है ना। तो वो बच्चे खुद ही बोलते हैं। अगर बच्चों में थोड़ा सा कंसेप्ट है कि रेड लाइट का मतलब होता है मैम रुक जाओ, ग्रीन लाइट का मतलब होता है कि आप निकल सकते हो, लेकिन देन यू कैन बिल्ड द कॉन्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रीवियस नॉलेज। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, कुछ बच्चों की प्रीवियस नॉलेज अलग होती है, कुछ बच्चों की अलग होती है, तो आपको सबको कंसिडर करके कॉमन प्लेटफॉर्म पे पहले लाना होता है ना। दूसरा, जब बच्चा अपना नॉलेज शेयर कर रहा है तो वो कॉन्फिडेंस एक उसमें आता है, आई नो फ्यू थिंग्स, है ना। तो दैट्स अगेन अ मोटिवेशन फॉर द चाइल्ड टू लर्न फर्दर, है ना। देन नेक्स्ट थिंग कि दूसरा प्रिंसिपल है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रोसेस ऑफ मैथमेटिकल लर्निंग को कैसे सिखा सकते हैं। जैसे मैंने आपको कल बोला कि एडिशन हम ऐसे नहीं सिखाते कि लाइनें खींच रहे हैं या फिर फिंगर निकाल के कर रहे हैं। फिंगर तो हमारे पास 10 ही है ना। But if I ask you to add 7 and 8, तो आप 15 फिंगर्स कहाँ से लाओगे? इट्स नॉट पॉसिबल। लाइनें आप खींचोगे तो द चाइल्ड विल गेट इरिटेटेड आफ्टर सम टाइम, विल लूज द इंटरेस्ट। तो आपने बिग एंड स्मॉल वाला जो मैंने कल बताया था, बिग एंड स्मॉल वाला कॉन्सेप्ट यूज करके यू कैन टीच मैथमेटिक्स। सो एज अ टीचर यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स, हाउ दे लर्न मैथमेटिक्स। एज यू सेड कि हम रियल लाइफ एक्सपीरियंस से उसको कनेक्ट करके बता सकते हैं, दैट्स अ वेरी गुड वे। दैट्स हाउ दे लर्न मैथमेटिक्स, बिकॉज in the beginning I said they use mathematics in their day to day life, ठीक है। whatever mathematical concept you are teaching them, make them enjoyable। enjoyable कैसे बनाएंगे? प्ले के थ्रू। उस प्ले में भी वैरायटी के थ्रू, कभी हमने इंडिविजुअल एक्टिविटी करा दी, कभी हमने ग्रुप एक्टिविटी करा दी। करिकुलम में आज हमने ग्रुप एक्टिविटी कराई है, कल हम इंडिविजुअल कराएंगे। आज हमने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पे फ्री प्ले करा दिया, कल हम ऑर्गेनाइज्ड प्ले कराएंगे। कभी एक्टिव प्ले करेंगे, कभी क्वाइट प्ले करेंगे, कभी इंडोर एक्टिविटी करेंगे, कभी आउटडोर एक्टिविटी करेंगे। तो यू हैव टू ऐड लॉट्स ऑफ वैरायटी इन योर करिकुलम टू मेक दैट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट वेरी एंजॉयबल। Just now I shared that market wala idea and children enjoyed like anything. I was allowed only for 2 hours in that school.
एंड दे वर नॉट रेडी टू लीव, एंड फाइनली आगे की क्लासेस कैंसिल होगी एंड दे एंजॉय टिल 4.5 ऐसा कुछ एंजॉय किया, पूरे दिन वो मार्केट खेले, but the outcome was so good. Why? Because they were enjoying that activity, and when you enjoy some activity you will learn more, है ना, बोरियत में हम नहीं सीख सकते. Then more use of talk, obviously मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, आपको साइड शेप कुछ भी अगर आप सिखा रहे हो, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, कुछ भी सिखा रहे हो, द टीचर हैज़ टू टॉक कंटिन्यूअसली एंड at the same time the teacher has to motivate the child to talk. ऐसा नहीं कि टीचर ही आके बोले जा रही है, let the child talk, क्योंकि आपको चाइल्ड सेंटर मेथोडोलॉजी अपनाना है ना. एंड वॉट एवर एक्टिविटी दे आर डूइंग या वॉट एवर एक्सपीरियंस दे आर गेनिंग, ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड द मैथमेटिक्स इन दैट. ठीक है, मैंने आपको पहले भी बोला कि बहुत सारे रिस्पॉन्स जो आपको बच्चे देंगे दे आर वेरी इलॉजिकल, बट यू हैव टू रिस्पेक्ट देयर रिस्पॉन्सेस. आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कह सकते इट्स रॉन्ग, ऐसा थोड़ी ना होता है, नॉट पॉसिबल. जैसे मान लो मैंने बोला कि क्रिकेट कौन कौन खेलता है, क्रिकेट खेलता है तो बॉल कितनी स्पीड से फेंकता है या कहाँ तक जाता है. कुछ बच्चा बड़ा इलॉजिकल बोल सकता है कि मैं तो फेंकता हूँ तो पार्क से बाहर ही चला जाता है. अब आपको अगर 4 इयर्स का बच्चा कह रहा है कि मैं इतनी जोर से बॉल फेंकता हूँ कि वो पार्क के बाहर चला जाता है, दैट्स वेरी इलॉजिकल. वी हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड. यू कैन नॉट से कि तुम कैसे फेंक सकते हो, इतने छोटे से हो और तुम पार्क के बाहर फेंक दोगे बॉल को. यू कैन नॉट से दैट. यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड, है ना, कि वॉट एवर दे आर सेइंग डज इट हैज एनी लॉजिक और नॉट. As a teacher, the most important role is enrich teachers' content knowledge. Every day the syllabus is getting upgraded. वैसे मैंने जो अपने MSc में पढ़ा था, आज मैं अपने बच्चों को, मुझे लगता है मैं उसका 20-25% ही पढ़ाती हूँ. रेस्ट ऑफ द 75% जो चीज़ें हैं वो नई हैं, अपडेटेड हैं. तो एज ए टीचर यू हैव टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड. आप छोटे बच्चों को देखो कितनी नॉलेज होती है, अगर पुराने ज़माने की तरह अगर हम उनको पढ़ाने लगे ना तो फिर आप उसके फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हो. तो यू हैव टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड थ्रू रिसर्च आर्टिकल पढ़ो या फिर नए नए मेथड्स, पेडागोजिकल अप्रोचेस क्या हैं. आपकी NCERT इतने अच्छे अच्छे डॉक्यूमेंट देती है, निप्सिड इतने अच्छे अच्छे डॉक्यूमेंट देती है, तो यू कैन गो थ्रू दोज डॉक्यूमेंट्स. नए नए एक्टिविटी कैसे करा सकते हो, बच्चों के इंटरेस्ट कैसे डेवलप कर सकते हो, बच्चों के नीड को कैसे असेस कर सकते हो, बच्चों को उसके लर्निंग का असेसमेंट कैसे कर सकते हो. ये सारी चीज़ें आपको अपडेटेड रखनी पड़ेगी. अगर आप मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट भी पढ़ा रहे हो तो मैथमेटिक्स में रिसेंट कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको पढ़ाना पड़ेगा. ठीक है, फॉर दैट यू हैव टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड. देन ये वाला शायद हो गया. इसमें किसी को कुछ पूछना है? कुछ पूछना है इसमें मैथमेटिक्स वाला जो भी अभी मैंने पढ़ाया? नो मैम. ग्रेट. अच्छा, एंगेजिंग क्लासरूम के कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं कि क्लासरूम शुड बी एक्टिव, बहुत ही एक्टिव सा माहौल होना चाहिए. इट शुड बी वेरी पार्टिसिपेटिव. सम चिल्ड्रन दे डोंट पार्टिसिपेट, तो यू हैव टू एनकरेज देम मोर, क्योंकि वो पीछे है, आपको उसको फ्रंट में लाना है ना. मेक श्योर दैट एवरी चाइल्ड इज पार्टिसिपेटिंग इन द एक्टिविटी. एक्सप्लोरेटिव, कुछ ऐसा दिया जिससे उसने एक्सप्लोर किया. जैसे मान लो आज मैं अपनी क्लास में आई एम टीचिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ हैवी एंड लाइट ऑब्जेक्ट. खूब पढ़ा दिया, हैवी ऑब्जेक्ट ये हो जाता है, लाइट ऑब्जेक्ट को ऐसे रिकॉग्नाइज करते हैं, सब कुछ करते हैं. बट एक्सप्लोर करने के लिए व्हाट आई हैव डन कि एक टब लेके आई मैं, उसमें पानी डाला, भर दिया पानी, एंड आई कलेक्टेड सम ऑब्जेक्ट्स, कुछ हैवी कुछ लाइट, उसको मिक्स कर दिया एंड आई गिव इट टू चिल्ड्रन कि now you explore among these object which one is heavy, which one is light. What they will do? हमने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट दिया, जो सिंक करेगा वो हेवी होगा, जो फ्लोट करेगा दैट इज लाइट.
पेपर का टुकड़ा है, स्टोन है, बहुत सारी पेबल्स हैं, कुछ भी हैं उसमें। तो वन बाय वन व्हाट दे विल डू, और अगर आपको हर बच्चे को पार्टिसिपेट कराना है तो हर बच्चे को अपना अपना मटेरियल दोगे आप, टब भले ही एक रखो, तो दे विल डू देमसेल्व्स एंड दे विल लर्न देमसेल्व्स, दे विल कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज कि इन सारे ऑब्जेक्ट में अगर मैंने उनको 25 ऑब्जेक्ट देके रखा है तो कौन सा लाइट ऑब्जेक्ट है, कौन सा हैवी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एंड मीनवाइल एक और कंपोनेंट है क्लासरूम को एंगेज करने का, एनकरेज डिस्कशन, लेट द चिल्ड्रन टॉक। तो ये सारे कंपोनेंट जब आप इम्प्लीमेंट करते हो ना, व्हेन यू मेक द क्लासरूम एक्टिव, वेरी पार्टिसिपेटिव, यू गिव देम द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर, यू एनकरेज डिस्कशन, ऑटोमेटिकली आपका माहौल जो है, क्लासरूम जो है वो एंगेजिंग हो जाता है ना। एंगेज करने का कोई और तरीका बताओगे? मैम मैम जब मैंने जो स्कूल में प्रैक्टिस की थी ना, MS यूनिवर्सिटीज लेबोरेटरी स्कूल, वहाँ पे जॉन ड्यूई की थियरीज को फॉलो किया जाता था, तो रिसोर्स रूम बोलते थे। पूरा क्लासरूम रिसोर्सफुल होता था, जो टॉपिक चल रहा है एंटर होते ही बच्चे मतलब एक्सप्लोर कर ले, फुल ऑफ चार्ट्स एंड मटेरियल्स, बिल्कुल। मैं ना एक दिल्ली में प्रिपेयर्ड क्लास। जूलिया गैब्रियल करके एक मॉन्टेसरी स्कूल है, वहाँ पे 2-3 ब्रांचेज हैं उनके, मैं वहाँ पे विजिट करी थी एंड दे इंसिस्टेड कि मैम आप हमारी स्टोरी टेलिंग सेशन तो जरूर देखो। तो आई वाज वंडरिंग कि 1 महीने बाद इनका स्टोरी टेलिंग सेशन क्यों रखा है और व्हाई दे आर इनवाइटिंग मी, ऐसा क्या इनकी स्टोरी टेलिंग सेशन में। एंड मतलब इट वाज सो अमेजिंग कि जब मैं वहाँ गई तो मुझे लगा इट वर्थ, क्योंकि उन्होंने पूरा एक बड़ा सा हॉल था एंड द थीम ऑफ दैट मंथ वाज एनिमल, ठीक है। यस मैम। और उन्होंने वो पूरा लिटरली पूरे हॉल को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, वन इज रेसिडेंशियल, वन इज जंगल फॉरेस्ट एरिया। और उसमें उन्होंने क्या बोला कि हम 1 महीने से ऑलमोस्ट हर वीक में 2 बार स्टोरी टेलिंग कराते हैं यहाँ पे। एंड व्हाट दे यूज्ड टू डू कि पहले कॉस्ट्यूम पहना टीचर्स ने एंड उन्होंने स्टोरी बोला, कॉस्ट्यूम नहीं भी पहना था वॉइस का मॉड्यूलेशन करके स्टोरी बोला, फिर धीरे धीरे बच्चों को इन्वॉल्व किया एंड फाइनली बच्चों ने इंडिपेंडेंटली रोल प्ले करके सारी चीजें बताई। अब उस पूरे हॉल में हैबिटेट ऑफ एनिमल्स, डिफरेंस बिटवीन वाइल्ड एनिमल, पेट एनिमल, उनके ईटिंग हैबिट्स, उनके यंग वंस, सारे कॉन्सेप्ट अपने आप रिवाइज हो गए बच्चों के। तो उन्होंने खुद ही वहां पे एक्सप्लोर किया एंड द क्लासरूम वाज सो एंगेज्ड, है ना। तो दैट कुड बी वन ऑफ द मेथड। हाँ, दैट कुड बी थीम वन ऑफ वाइज द, एवरी मंथ बिल्कुल। क्लासरूम इज प्रिपेयर्ड। देन आपका नेक्स्ट आपका यूनिट 15 में डेवलपिंग नंबर सेंस, नंबर सेंस। मैम 1-2 बच्चे हैं जो कुछ भी राइम्स या ऐसा बोलवाने को बोले ना जूनियर KG के, तो वो नहीं बोल पाते हैं, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? आपने वो प्रिंसिपल पढ़ा है ना, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है हर बच्चे में, है ना। आप ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि हर बच्चा सेम लेवल पे आएगा। तो जस्ट यू फाइंड आउट कि उनको कोई अभी ऐसा तो नहीं है कि स्पीकिंग वाली प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा है कि वो बोल नहीं पाते हैं या फिर आप फास्ट चल रहे हो, वो उतना कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे हैं। जस्ट फाइंड आउट द रीजन फर्स्ट कि व्हाई दे आर नॉट स्पीकिंग, उनको इंटरेस्ट नहीं है, क्या है वो ना। तभी वैसे आप बात करते हैं पर शायद स्टेज फियर है, तो ऐसा मैं बोलूं कि आपको लंच नहीं मिलेगा, यू स्पीक, मुझे सुनाई दे उतना बोलो, या नहीं तुम नहीं 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 ऐसा नहीं, नहीं कर सकते? नेगेटिव रिइंफोर्समेंट की जरूरत ही नहीं है। आप अगर वो एक लाइन भी बोलता है ना तो आप उसको पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट दो, आस्क अदर स्टूडेंट्स टू क्लैप फॉर देम। वो उनके लिए उसको मोटिवेट करना है आपको। ही नोज, अगर आप ये कह रहे हो कि वो बोलता बहुत है क्लास में तो उसकी लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं है, उसकी एक कॉन्फिडेंस की कमी है। तो कॉन्फिडेंस आप मोटिवेट करके इनकरेज करके ही बिल्डअप कर सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल है उसमें, है ना। तो आप उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करो। अगर वो एक लाइन भी बोलता है ना तो आपको उसको इनकरेज करना है। ओके ओके जी ठीक है। मैम, थैंक यू मैम। यस हाँ, यूनिट 15 में आपका है डेवलपिंग नंबर सेंस। नंबर सेंस कैसे डेवलप करना है आपको सबको पता है। हम रिसाइट नंबर नेम पहले रिसाइट करते हैं ताकि दे विल बी एबल टू काउंट, फिर हम ऑब्जेक्ट काउंटिंग करते हैं, है ना। और फिर उसके बाद हम उसको कैटेगराइज करते हैं। कैटेगराइज, सपोज कि जब हम काउंटिंग सीख जाते हैं तो हम कैटेगराइज शेप के बेसिस पे, साइज के बेसिस पे, कुछ भी कलर के बेसिस पे हम कर सकते हैं। अगर मैंने बहुत सारे पेपर्स दे दिए एंड आस्क्ड देम टू क्लासिफाई इट,
दे मे क्लासिफाइड इट ऑन द बेसिस ऑफ साइज कि बिग को अलग रख दिया, स्मॉल को अलग रख दिया. दे मे क्लासिफाई देम एज ऑन द बेसिस ऑफ शेप, सर्कल को अलग रख दिया, स्क्वायर को अलग रख दिया, या फिर दे मे क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ कलर, है ना. तो देयर आर सो मेनी डायमेंशंस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे कैन क्लासिफाई इट. बट छोटे बच्चों में, बहुत छोटे जब होते हैं ना, तो वो एक ही बेसिस ले सकते हैं. जैसे मुझे और आपको अगर, या फिर थोड़े बड़े बच्चों को अगर क्लासिफाई करने के लिए मैं इतने सारे आपको एक बकेट पेपर्स दे दूं और दोनों क्लासिफाई करूं, आप क्या करोगे? पहले स्मॉल और बिग में, दो में क्लासिफाई करोगे, फिर बिग वाले में शेप के बेसिस पे क्लासिफाई कर लोगे, फिर थर्ड लेवल पे शेप को भी कलर के बेसिस पे क्लासिफाई कर लोगे. तो उस एक बकेट पेपर्स को ही आपने करीबन 25 कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया. लेकिन जब छोटे बच्चे को आप दोगे ना, तो वो एक ही डायमेंशन को ले पाते हैं, या तो वो साइज, शेप या कलर के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे. स्लोली मल्टी डायमेंशन उनका डेवलप होता है. ठीक है, तो ये सारी चीजें जब आप कैटेगराइजेशन की एक्टिविटी दे रहे हो तो ध्यान रखना, और आपको फॉस्टर करना है उसी के अकॉर्डिंग. ठीक है, देन आपको सीरिएशन में लगाना, इसको कहते हैं ना असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, इसमें आप कर सकते हो, पिक्चर ले सकते हो इसमें, है ना. तो वो सारी चीजें सीरिएशन, कंपेयर करना, कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ये सारी चीजें आपकी है. ये आप खुद से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा. अगर आपने पढ़ा है तो प्लीज कोई क्वेश्चन कर सकते हो इसमें, इस चैप्टर में से तो बता दो, क्योंकि इसको पढ़ाना, इससे अच्छा मैं दूसरा यूनिट पढ़ा दूँ. ये बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. कुछ पूछना है इसमें से अगर किसी ने पढ़ा है तो? No, ma'am. पढ़ा नहीं है क्या? Ma'am, आज तक पढ़ we के have seen, but this is kind of more practical that we have already doing that. okay, chalo, good. I'm just going through if anything is there I have left. Principle to keep in mind while categorization. इसमें जब हम कैटेगराइजेशन वाली एक्टिविटी देते हैं तो देयर आर फ्यू प्रिंसिपल्स विच वी हैव टू कीप इन माइंड, है ना. तो फर्स्ट प्रिंसिपल इज बिगिन द कैटेगराइजेशन एक्टिविटीज वेयर ऑब्जेक्ट्स डिफर ऑन वन क्राइटेरियन ओनली. मैंने आपको अभी बोला, एक क्राइटेरिया पे डिफर करें, या तो आप बड़े और छोटे पेपर्स दे दो तो साइज के बेसिस पे उसको क्लासिफाई कर देंगे, या तो आप रेड और येलो कलर के उनको पेपर्स दे दो तो वो कलर के बेसिस पे क्लासिफाई कर देंगे. तो ओनली गिव those objects which differ on only one criterion, क्योंकि बहुत सारे क्राइटेरिया पे वो नहीं कर पाएंगे. सेकेंड है इंट्रोड्यूस दिस एक्टिविटीज इन सिचुएशन एंड वेज दैट आर मीनिंगफुल फॉर द चाइल्ड. ग्रेजुअली द कैटेगराइजेशन टास्क कैन बी मेड मोर कॉम्प्लेक्स. अब हमने एक साइज का दिया था, बाद में हम बोलेंगे साइज और शेप दो के बेसिस पे आप कर लो, है ना. तो इस तरीके से हम धीरे धीरे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में जा सकते हैं. यूज अ वैरायटी ऑफ मटेरियल फॉर कैटेगराइजेशन. अभी जितने भी मैंने एग्जांपल दिए आपको पेबल्स या स्टोन के दिए, नो यू कैन यूज मेनी थिंग्स. हमने क्लोथ का पीस दे दिया, बड़ा क्लोथ का पीस, छोटा क्लोथ का पीस, डिफरेंट कलर्स ऑफ क्लोथ, डिफरेंट टेक्सचर ऑफ क्लोथ. मैंने सिंपल ट्विक्स तोड़ के दे दिया उनको, है ना. बुक्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, स्टोरी बुक्स, राइम बुक्स, उनको दे दिया कि थिकनेस के बेसिस पे तुम इसको कर दो. तो आप जब कैटेगराइजेशन ही कर रहे हो तो गिव देम द वैरायटी. एक ही चीजों को बार बार आपको नहीं करना है ना. वैरायटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सस्टेन देयर इंटरेस्ट. देन टॉक टू द चिल्ड्रन अबाउट द एक्टिविटी. ये हो गया. उसके बाद है, इसमें कुछ भी नहीं है, आई एम जस्ट मूविंग फॉरवर्ड. डेवलपिंग द एबिलिटी टू कंपेयर, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसमें ऑर्डर में या सीरीज में वो कर लेते हैं अरेंज, है ना. आप उसको सिखाते हो. और यहाँ भी सेम प्रिंसिपल आपको फॉलो करना है कि व्हेन द यू हैव गिवन सम टास्क ऑफ कंपैरिजन, तो आपको एक ही क्राइटेरिया पे कंपेयर करना है, साइज के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, या फिर वेट के बेसिस पे, है ना, लेंथ के बेसिस पे, कोई भी. और सिंपलेस्ट सीरिएशन एक्टिविटी जो है उसमें आपको बुलाते हैं आप कॉपी कर लो टास्क. जैसे कि मेक अ रो ऑफ पेपर्स दैट इंक्रीजेज इन साइज एंड आस्क चाइल्ड टू मेक अ सिमिलर रो यूजिंग पेपर्स फ्रॉम अ लीफ. आपने कर दिया, अब आप बच्चे को बोलो कि स्टार्टिंग में कॉपी कर सकते हो आपकी, जैसे मैंने अरेंज किया वैसे तुम अरेंज करके दिखाओ. और जब वो हायर लेवल पे जाते हैं तो फिर आप उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते जाते हो, है ना, कि अब ये रख दिया, अब बताओ व्हाट नेक्स्ट, व्हाट कम्स नेक्स्ट, अब कौन सा रखोगे, इस तरीके से. फिर हम और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं. अब इन सारा तुमने सीरीज कर दिया, विच वन इज द स्मॉलेस्ट, विच वन इज द लार्जेस्ट. तो इस तरीके से करके हम उनकी एक्टिविटी कराते रहते हैं.
और जब हम ये सीरिएशन या कंपेयर वाले एक्टिविटी कराते हैं तो वी यूज़ फ्यू वर्ड्स लाइक विच कम्स लास्ट, विच कम्स फर्स्ट, तो लास्ट, फर्स्ट, बिटवीन, बिफोर, आफ्टर, नेक्स्ट, है ना, स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट, बिगेस्ट, स्मॉलर देन, ये सारी चीज़ें हम कंपेयर के रूप में इन वर्ड्स को, इन वोकैब को हम यूज़ करते रहते हैं, है ना। देन कुछ एक्टिविटीज़ आपके दिए हुए हैं, आप एक बार देख लेना। 1-to-1 कोरेस्पॉन्डेंस ये तो हम करते ही हैं। काउंटिंग एंड रीडिंग न्यूमरल्स, ऑब्जेक्ट काउंटिंग से करते हैं यूजिंग ऑब्जेक्ट्स, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये कह रहा है जब हम काउंटिंग सिखाते हैं ना, व्हेनेवर वी इंट्रोड्यूस सम नंबर्स, है ना, तो ऑलवेज गिव द चिल्ड्रन रिपीटेटिव एक्सपीरियंस विद दीज नंबर्स, क्योंकि धीरे धीरे एक बार आपने सिखा दिया तो नहीं होगा। जैसे मान लो मैंने 2 का कॉन्सेप्ट दिया, आज नया नंबर इंट्रोड्यूस किया है 2, तो मैं उसको बोल सकती हूँ 2 पीपल, 2 फ्रेंड्स, 2 बुक्स, 2 बॉल्स, 2 पेंसिल्स, जो भी वहाँ पे दिख रहा है मुझे, है ना। तो अब मैंने एक-एक बच्चे को बोला आप 2, जहाँ भी आप 2 है वो करके मुझे बताओ, तो 2 पेबल्स, वो बोलेंगे मेरे उसमें 2 बटन्स लगे हैं, है ना, या 2 बटन दिखाओ तुम। तो ये 2 जो हमने नया कॉन्सेप्ट दिया उसको हम वैरायटी ऐड कर करके रिपीट कर रहे हैं, है ना। एंड ऑलवेज इंट्रोड्यूस फ्यू नंबर्स एट ए टाइम, ये नहीं कि 1 to 10 एक ही दिन करा दिया। आप अगर करिकुलम भी देखोगे ना तो 1 to 3 एक महीने, 1 to 5 एक महीने लगते हैं उनको इंट्रोड्यूस कराने में। नेक्स्ट मंथ में हम 6 to 10 जाते हैं, बट वी डोंट फॉरगेट टू रिपीट 1 to 5 अगेन। तो फर्स्ट मंथ में अगर हमारा करिकुलम में 1 to 5 है तो नेक्स्ट में 1 to 10 होगा, ठीक है। एंड द स्क्रिप्ट जो होता है नंबर्स में, इट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर द चिल्ड्रन हैव हैड कंसिडरेबल एक्सपोजर टू काउंटिंग यूजिंग कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, तब हम दूसरा यूज करते हैं, ओके। तो ये सारी चीज़ें काउंटिंग को लेके थी। एक्टिविटीज़ बहुत सारे आपके दिए हुए हैं, रिडल में रिडल करके एक एक्टिविटी है, मैचिंग, देन यू हैव सेलिब्रेटिंग नंबर। तो जैसे हम कलर सेलिब्रेट करते हैं ना कि पूरे मंथ हमने रेड सिखाया, तो लास्ट वाले वीक में हम रेड डे मनाते हैं कि आप रेड पहन के आओगे, रेड खाना लाओगे, पूरे क्लासरूम को रेड डेकोरेट करते हैं, टीचर भी रेड पहन के आती। वैसे ही हम नंबर डे मनाते हैं, है ना। जैसे 2 है तो आज सब कुछ हम 2-2 करेंगे, 2 बार ये राइम्स गाएंगे, 2 पेयर में बैठेंगे, है ना, 2 बनानाज लेके आएंगे, ऐसे 2 का कॉन्सेप्ट पूरा नंबर डे होता है। इसमें आपका इस बुक में इतना ही है, मुझे दिख नहीं रहा है। यूनिट 15 में इतना ही है। देन कमिंग टू यूनिट 16 जिसमें लर्निंग टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन कल मैंने बहुत हद तक आपको थोड़ा बहुत समझा दिया था, है ना। फिर भी इस यूनिट को जब आप पढ़ोगे बेसिकली तो सबसे पहले आपको ये पता चलेगा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, वाई डू वी डू दैट, है ना। और जो कॉमन एरर्स बच्चे करते हैं ना एडिशन सब्ट्रैक्शन में, वो पहचानना बहुत जरूरी है। और उसको पहचानने के लिए आपको प्लेस वैल्यू सबसे पहले बच्चे को सिखाना पड़ेगा। अभी तो आपने 7+8 करा दिया, बट जब 2 डिजिट आएगा तो आपको प्लेस वैल्यू की नॉलेज, पहले उस कॉन्सेप्ट को, प्लेस वैल्यू को सिखाना पड़ेगा, फिर जाके आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे जा सकते हो, है ना। एंड देन ऑल्सो यू हैव टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द एल्गोरिथम, है ना, वो यूज़ होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। एल्गोरिथम को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे हम वर्ड प्रॉब्लम पे जाते हैं, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के। तो एडिशन एज यू नो इट्स द प्रोसेस ऑफ एडिंग 2 और मोर आइटम टुगेदर। अब यहाँ भी हम कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट लेंगे, हम 2+5 उसको ऐसे ऐड करना नहीं सिखाएंगे, हम उसको कुछ ऑब्जेक्ट्स दे देंगे कि ये 2 चॉकलेट्स, देन अगेन 5 चॉकलेट्स, नो ऐड दे और बताओ कि कितने हो गए। सब्ट्रैक्शन भी वैसे ही सिखाते हैं, रिवर्स होता है एडिशन का। हम एडिशन में हमने फॉरवर्ड काउंटिंग करी थी बिग नंबर को निकाल के, सब्ट्रैक्शन में हम रिवर्स काउंटिंग या बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे, है ना। लिमिटेशंस जो होती है वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। बहुत सारे लिमिटेशंस हैं जब हम एल्गोरिथम सिखाते हैं या जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाते हैं, कि अगर हम फिंगर से सिखाते हैं तो वी हैव ओनली 10, लाइन से सिखाते हैं तो वो सीक्वेंस में वो नहीं जाता है ना। एल्गोरिथम क्या होता है, इफ एनीवन नोस? एल्गोरिथम जिसमें हम कोई भी ऑपरेशन है ना उसको रिपीट करके, एक सिंगल ऑपरेशन को बार बार रिपीट करके स्टेप में फॉलो करते हैं, उसको हम एल्गोरिथम बोलते हैं।
और इसमें बहुत सारे सिंबल यूज होते हैं, जैसे प्लस का सिंबल है, माइनस का है, इज इक्वल टू है। तो ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी कि प्लस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब क्या होता है, इज इक्वल टू का मतलब क्या होता है ना। सो इट बिकम्स वेरी नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस चिल्ड्रेन टू दीज सिंबल्स एज वेल एज एल्गोरिथम, कि हम पहले क्या करते हैं, सीरीज स्टेप वाइज कैसे करेंगे, कि पहले हम बिग और स्मॉल नंबर को आइडेंटिफाई करेंगे, पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है कि स्मॉल नंबर को हम फिंगर निकालेंगे या जो भी है जैसे भी करेंगे। थर्ड स्टेप में हम फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे। फोर्थ स्टेप में हम इज इक्वल टू के बाद आंसर को लिखेंगे। तो ये जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के स्टेप्स हैं, एल्गोरिथम है, वो आपको उसको बताना पड़ेगा, उसको प्लेस वैल्यू बताना पड़ेगा, उसको सिंबल्स बताना पड़ेगा। इतनी चीजें आपको बतानी पड़ेगी उसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाने के लिए, ठीक है। अच्छा, बच्चे किस तरीके की गलतियां करते हैं, आपके बच्चे, आप मुझे बताओगे किस तरीके की गलतियां करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में? किस तरीके की गलतियां करते हैं? If we talk about two digit, then they like not able to arrange the place value properly. Exactly. So जैसे 23 + 5 है, तो 5 किधर आएगा? 23 में 3 के नीचे आएगा ना। दे विल राइट इट जस्ट बिलो 2। तो होना तो चाहिए 23 + 5 28। अगर हम 23 के नीचे 5 लिखें तो एग्जैक्टली 28 होना चाहिए। बट सपोज बाय मिस्टेक द चाइल्ड हैज रिटन 2 के नीचे 5, लेफ्ट साइड से प्लेस कर दिया उसने, तो द आंसर विल बी 73, विच इज रॉन्ग। तो ये कॉमन एरर है। दूसरा, अगर मान लो मैं 28 और 14 को ऐड करने बोल रही हूँ, तो 28 नीचे 14 लिख देंगे। होना क्या चाहिए? 8 + 4 12, 2 वहां लिख दिया, 1 इज कैरी ओवर, 1 इज कैरी ओवर। तो 1 को वो ऊपर नहीं लिखते हैं, वहीं पे नीचे लिख देंगे। गेटिंग मी? 28 + 14 अगर है, 28 + 14 को अगर हम ऐड करें तो 8 + 4 12 होगा। 1 जो कैरी ओवर है उसको ऊपर लिखना चाहिए, बट वो बच्चा 2 के बगल में ही लिख देता है और फिर वो ऐड कर देता है 2 + 1 3। तो द आंसर शुड बी 42। बट इस मेथड से जो, इसका माइक ऑन है प्लीज, संजू म्यूट योरसेल्फ, म्यूट योरसेल्फ। Yes, हाँ। it is done, ma'am. हाँ, तो आपके जो आंसर आने चाहिए थे 42 आने चाहिए थे, वो आंसर आपका आएगा 312। तो पहले वाले केस में द चाइल्ड हैज डन द मिस्टेक ऑफ एरर ऑफ प्लेस वैल्यू। सेकेंड वाले में कैरी ओवर, जो अभी आप बोल रहे थे। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं, इसलिए मैं आपको बोल रही थी कि जब भी हम एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाते हैं, फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट विथ प्लेस वैल्यू, ठीक है। सो बिफोर प्रोसीडिंग टू एडिशन द चाइल्ड शुड नो द प्लेस वैल्यू। दूसरे केस में उसने कैरी ओवर का कॉन्सेप्ट नहीं किया था, तो कैरी ओवर का कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत अच्छे से समझाना पड़ेगा, ओके। और ये 2 डिजिट 3 डिजिट सब में होता है। सो जस्ट टू समराइज द पॉइंट वी आर मेकिंग इज दैट while children need to learn how to use the algorithm of addition and subtraction, they need to first understand the meaning of what it means to add and subtract. सबसे पहले उनको ये बताओ कि हम करते क्यों हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसको हम सिंपल एग्जांपल से बता सकते हैं। व्हेन यू गो टू बाय चॉकलेट, सपोज यू हैव गॉन टू बाय चॉकलेट्स फॉर योर बर्थडे, तो आपको अगर वो बोल रहा है कि एक चॉकलेट 5 का है और आपने 4 चॉकलेट लिया है, तो अगर आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है तो एटलीस्ट यू शुड नो हाउ टू ऐड 4 टाइम्स, यू कैन अप्लाई देयर, ठीक है। अब आपने 4 चॉकलेट खरीद लिया और एक चॉकलेट दे दिया एक फ्रेंड को, तो हाउ मेनी चॉकलेट्स आर लेफ्ट विथ यू? तो वहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन अप्लाई करना है। तो दे शुड नो हाउ टू यूज दिस इन देयर रियल लाइफ। प्लस एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब हम सिखाते हैं तो इन द बिगिनिंग, एज आई सेड, वी टीच देम विथ कॉन्क्रीट मटेरियल्स। जैसे कॉन्क्रीट मटेरियल हम कैसे करेंगे? एक सिंपल सा हम उनको वर्ड प्रॉब्लम दे सकते हैं कि सेवरल बर्ड्स दे लिव्ड ऑन अ ट्री इन अ जंगल, है ना। दे गो हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड एंड रिटर्न टू द ट्री। तो अब अगर शाम को आए, मॉर्निंग में हमने काउंट किया 10 बर्ड्स थे, शाम को
6 आ गए, तो कितने वर्ड्स अभी तक नहीं आए हैं। इस तरीके के छोटे छोटे प्रॉब्लम आप उनको डे टू डे वाले दे सकते हो, ठीक है। आपके बुक में वैसे तो बहुत अच्छे से दिया हुआ है 79 और 80 पेज पे। Then you can also teach them, beside concrete material, you can also teach them addition and subtraction using pictorial representation. आपने बहुत सारे उनके बुक में देखा होगा कि एक पेड़ की डाल है, उस पे मान लो 5 चिड़ियां बैठी हैं, 2 को उड़ता हुआ नेक्स्ट पिक्चर में दिखा देंगे, हाउ मेनी आर लेफ्ट, है ना। तो इस तरीके की इमेज वाले भी आप बना सकते हो, जिसमें कि मान लो 2 रैट हैं, प्लस 2 रैट और आ गए, 2 रैट की पिक्चर बनी है, 2 प्लस का साइन बना है, एंड देन 2 रैट इज इक्वल टू लिखा है, नाउ यू हैव टू ऐड। तो पिक्टोरियल कार्ड भी आप इसमें बहुत ज्यादा यूज कर सकते हो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट के अलावा। देन उसके बाद धीरे धीरे जब ये कॉन्क्रीट हो गया, तब आप एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन को यूज कर सकते हो। नाउ दे कैन यूज इट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क्रीट मटेरियल, जिसमें कि हम छोटे छोटे प्रॉब्लम देते हैं कि यू वेंट स्कूल विथ 4 चॉकलेट्स, यू गिव 1 चॉकलेट टू योर फ्रेंड, हाउ मेनी वेर लेफ्ट विथ यू। एकदम सिंपल क्वेश्चन एब्स्ट्रैक्ट में हम जाते हैं। तो ही कैन इमेजिन कि मेरे 4 फ्रेंड हैं, एक मैंने जगदीश को दे दिया, तो मेरे पास कितने बचे थे, क्योंकि मेरे 4 फ्रेंड्स थे, मैं 4 लेके गया था, एक दे दिया तो 3 बचे। तो दे कैन डू दैट, है ना। तो इस तरीके से आपको पिक्टोरियल या फिर रियल लाइफ सिचुएशन में ये करना है। और इक्वालिटी का साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली बच्चे वो जो इज इक्वल टू वाला साइन होते हैं वो भूल जाते हैं। उसकी इंपॉर्टेंस बताना बहुत जरूरी है कि हम उसको क्यों लिखते हैं, है ना, उस सिंबल को बताना बहुत जरूरी है। उसके बाद ये वाला चैप्टर, ये सारे आपके बहुत अच्छे से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं और बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। आप अगर पढ़ के आते तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते थे, बट आप पढ़ के ही नहीं आए हो। यूजिंग काउंटिंग टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, दिस आई हैव डेल्ट विथ, है ना। एक नंबर लाइन भी होता है जिसमें हम सेंटर पे 0 रखते हैं, इधर हम 1 2 3 प्लस रखते हैं, इधर हम 1 2 3 माइनस में रखते हैं, एंड देन वी डू एडिशन। यहाँ से यहाँ तक ऐड करना है तो हम एडिशन में फॉरवर्ड काउंटिंग जाते हैं, इसमें बैकवर्ड काउंटिंग जाते हैं। दैट्स अगेन अ मेथड जिसमें हम ऐसे ऐसे जंप करते हैं, एरो बनाते हैं ना, ऐसे डबल साइडेड एरो, और 1 से लेके सपोज हम 10 तक लिखते हैं, फिर हम आगे यहाँ से बिग नंबर निकाल लेते हैं, वहाँ से ऐसे ऐसे जंप करके जाते हैं, है ना। तो वो भी एक तरीका है आपको। और सब्ट्रैक्शन में हम बैक आते हैं इस तरीके से जंप करके, तो वो एक तरीका है सिखाना। देयर आर सो मेनी वेज यू कैन फाइंड आउट, है ना। काउंट फॉरवर्ड, काउंट बैकवर्ड, प्लेस वैल्यू आपको सिखाना है। तो ये सारे हैं। प्लेस वैल्यू कैसे सिखाओगे? प्लेस वैल्यू सिखाने का कोई एक तरीका? प्लेस वैल्यू कौन पहले आएगा, कौन बाद में आएगा, कैसे सिखाएंगे? We can experiment with ascending and descending, and then we can tell them to in our Gujarat we have that toy, we call it as a Manka Ghodi. So Okay. on that they have that pebbles type of stone type of things, and we give them and tell them to arrange in a sequence, so that they have to learn that how they can arrange in that particular sequence, so they may learn this. दैट इज सीक्वेंसिंग, दैट इज सीक्वेंसिंग। चलो आपने वो पेबल्स की बना दी है ना सीक्वेंस, अब उसमें प्लेस वैल्यू के कौन सा 24th पे आएगा, कौन सा 46 पे आएगा, यू कैन जस्ट गिव अ टैग, 26 का टैग दे दिया, 46 का टैग दे दिया, एंड दे विल काउंट, और जहां पे 26 आएगा दे विल प्लेस दैट कार्ड, है ना। तो या सिंपली जो बीड्स की माला आती है ना, आप उसमें एक टैग लगा दो कि यहाँ पे 26 आ रहा है, यहाँ पे 46 आ रहा है। या आपके बुक में बड़े अच्छे से 87 पेज नंबर पे दिया हुआ है ना। मैम, हाँ, मैंने अभी कुछ दिन पहले अपने बच्चों को सिखाया था प्लेस वैल्यू के लिए, तो मैंने सारे बच्चों के हैंड पे नंबर्स लिख दिए थे 1 to 20, एंड मैंने उनको बोला कि आप अपने हैंड से पे नंबर देखो और अपने जगह पे खड़े हो जाए सीक्वेंस में। तो वो अपने आप अपना प्लेस खोज लिए कि हाँ 1 है, ये 2 है, तो Very good. मुझे 3rd नंबर पे खड़ा होना है, मुझे 4th नंबर पे खड़ा होना है। वेरी गुड, दैट्स हाउ यू गिव देम द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, है ना। ये सबसे अच्छा तरीका है। जैसे मुझे भी याद है कि मैंने जब रेड लाइट और ग्रीन लाइट अपने स्कूल में सिखाया था, तो व्हाट आई डिड कि मैंने सिंपली
फ्लोर पे ना ड्रॉ कर दिया एक ट्रैफिक का ऐसे चौराहा टाइप का, और एक बच्चा जो रेड क्लॉथ में आया था, मैंने उसको बोला शी इज अ रेड लाइट, दूसरा येलो, तीसरा ग्रीन, ऐसे ले लिया। बाकी बच्चों को हमने कार बना दी, कार, ट्रक, बस जो भी है, एंड दैट्स व्हाई इम्प्लीमेंटेड। तो पूरा का पूरा उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था। तो आप उन, और उससे क्या होता है ना, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते, उसमें बच्चों को आप एंगेज करके भी रखते हो, बच्चों को उसमें बड़ा इंटरेस्ट आता है, बिकॉज दे आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन दैट, दे आर एक्सप्लोरिंग दैट। और अगर कोई बच्चा गलती से सही कर गया तो आप क्लैप करते हो, तो इनकरेज भी करते हो, है ना। किसी ने गलत कर दिया तो आप थोड़ा सा उसको बोल देते हो कि नहीं नहीं ये गलत है ना। तो वो सारा तरीका जो आप बोल रहे हो ना कि सीक्वेंस उसके हाथ पे लिख दिया एंड देन आई आस्क्ड देम टू लाइन अप इन अ सीक्वेंस, तो वो सारे तरीके बहुत इफेक्टिव होते हैं क्लासरूम में। प्लेस वैल्यू सिखाने का एक और तरीका जो मैंने भी बचपन में किया था, याद है अगर आपको, तो इस तरीके से लाइन खींच के हमने ऐसे ऐसे लिख दिया था, और इधर हम टी लिखते थे, इधर यू लिखते थे, यूनिट एंड देन 10, है ना। तो वो भी एक तरीका होता है कि सारे यूनिट वाले को हम इस साइड लिखेंगे, 10 वाले को इस साइड लिखेंगे, एच ऐसे बढ़ता जाता है, 3 डिजिट में यहाँ पे हम एच लिख देते हैं, 100 वाले को यहाँ लिखेंगे, तो Yes, 1000 ma'am. वाले को, है ना। Yes, number one, हाँ, one space and 100. फर्स्ट क्लासेस में यही रूल फॉलो होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारे आपके 89 पेज पे ये बहुत अच्छे से ड्रॉ करके दिया हुआ है, तो आप ये देख सकते हो। इसलिए मैं कह रही हूँ आप एक बार मटेरियल पढ़ो, इट्स अ वंडरफुल मटेरियल, आपको कुछ भी मतलब पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वी आर जस्ट टू क्लैरिफाई द डाउट्स। मटेरियल इतना अच्छा है कि आप खुद ही सारा कुछ बहुत अच्छे से, अब जैसे ये देखो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, बहुत बड़ा सा है बट फिर भी आई विल रीड, कि एक केस है कि हाउ चेतन डेवलप्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लेस वैल्यू इन हिज 7-year-old डॉटर मेधा बाय यूजिंग मैचस्टिक बंडल। मैचस्टिक बंडल से उसने कैसे सिखाया, देखो चेतन ने अपने बच्चे को। चेतन gave his 7-year-old daughter Medha plenty of matchsticks and asked her to make bundles of 10 matchstick each. बहुत सारे दे दिए, बोला 10 का बंडल बना दो। When he asked her to give him 10 matchsticks, she counted out 10 from a bundle and gave these to him. 10 काउंट करके एक बार दे दिया चेतन को। Gradually, she realized that one bundle meant the same as giving 10 matchstick. एक बंडल का मतलब क्या हुआ, 10 मैचस्टिक, उसको रियलाइज हो गया। एंड दैट शी डिड नॉट हैव टू काउंट द मैचस्टिक इन द बंडल अगेन, दोबारा उसको बंडल में काउंट नहीं करना है। अब 10 को मल्टीप्लाई कर देगी, क्योंकि उसको पता चल गया ना हर बंडल में 10 है, तो 10 मैचस्टिक मेक्स अ बंडल, ये कॉन्सेप्ट उसको धीरे धीरे क्लियर हो गया। नाउ चेतन आस्क्ड हर टू रिप्रेजेंट 35 एंड 16, 2 नंबर बोला तुम करो। वो क्या करेगी, 3 बंडल तो सीधा उठा लेगी 30 का, है ना, और 5 जो है वो नेक्स्ट वाले बंडल से आधा निकाल देगी। उसी तरीके से अगर मैं 16 बोलती हूँ तो एक बंडल तो वो पूरा हटा लेगी, क्योंकि उसको पता है उसमें 10 है, तो उसको उल्टा भी करना आता है। 35 बोला तो 30 + 5 मेक्स 35। आपको अंडरस्टैंडिंग यही देना है बच्चों को, कि ऐसा नहीं कि 30 + 5 35, उल्टा भी जाना रिवर्स। 35 में कितना, 30 + 5 प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो 30 0 के नीचे 5 आएगा। तो इस तरीके से भी आप प्लेस वैल्यू बच्चे को सिखा सकते हो, है ना। नेक्स्ट आपका इसमें और क्या है, एंड यू हैव टू एनकरेज मल्टीपल मेथड्स टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, नॉट अ सिंगल मेथड, ठीक है। जिसमें कि अभी तक हम लोगों ने 5-6 मेथड तो जोड़ लिया, एक फिंगर वाला, एक बिग नंबर स्मॉल नंबर वाला, देन एक जंप करने वाला। अब जंप में भी आप इंटरेस्टिंग बना सकते हो कि आप फर्स्ट पे ड्रॉ कर सकते हो, है ना, नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 एंड जस्ट आस्क द चाइल्ड कि अभी आप 9 पे खड़े हो तो 9 + 2 का 6 कहाँ जाएगा, तो ही विल जंप 6 टाइम्स और फिर वो 15 पे जाके खड़ा हो जाएगा, ही विल से 15। अब है कि 15 माइनस आपको 4 करना है, तो अगेन ही विल स्टेप बैक, जंप करेगा 4 स्टेप बैक। तो दैट्स अ ब्यूटीफुल मेथड टू टीच देम। आपको कोई जरूरत नहीं वो लाइन खिंचवाने की और वो सब करने की, है ना, जस्ट। लेकिन इसके लिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि जो प्री अरिथमेटिक कॉन्सेप्ट है ना, वो क्लियर होना चाहिए बच्चों को। उनको बिग नंबर स्मॉल नंबर क्लियर होना चाहिए, उनको प्लेस वैल्यू क्लियर होना चाहिए, उनको फॉरवर्ड काउंटिंग क्लियर होना चाहिए, उनको बैकवर्ड काउंटिंग क्लियर होना चाहिए, जस्ट टू लर्न एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, सब्सिक्वेंट एडिशन होता है। हम 10 + 10 + 10 + 10 करते हैं और फिर उसको ऐड करके 40 लिखते हैं। तो 10 + 10 अगर सेम नंबर है तो वी कैन डू 10 × 4,
तो ये चीज़ें उनको सिखानी होती है कि सिमिलर होता है। देन उसके बाद धीरे-धीरे हम क्या आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं। जब हम ये सारा मेथड अपना लेते हैं, देन छोटे-छोटे रियल लाइफ से रिलेटेड हम वर्ड प्रॉब्लम देते हैं। जैसे कि मान लो कि नीतू के पास 2 पेंसिल है ना? और रवि के पास 3 पेंसिल है। तो टोटल नीतू और रवि को मिला के कितने पेंसिल हो? यू कैन आस्क देम। सिंपल क्वेश्चन। ठीक है? और इसके फिर आपके जो वर्ड प्रॉब्लम है ना, ये डिफरेंट हैं। एग्रीगेशन जो मैंने अभी नीतू वाला बोला, वो एग्रीगेशन का है। यू कैन फॉलो द मेथड ऑफ ऑगमेंटेशन, पार्टिशनिंग कि इतनी चिड़िया थी, 2 उड़ गई तो कितने बच गए। देन यू कैन यूज़ रिडक्शन, है ना, कि अब 15 बर्ड से 5 ही बैठी दिख रही, तो कितने चले गए। इस तरीके से कंपेयर कर सकते हो कि किस पे ज़्यादा है, किस पे कम है, और ऐसे पिक्टोरियल वाले हम देते भी हैं उनको। देन वी कैन डू कॉम्प्लीमेंट्री एडिशन कि 15 गर्ल्स कैन सिट ऑन द बेंच, अब 5 बेंच है तो कितनी लड़कियां बैठ जाएंगी। तो इस तरीके की आप छोटी-छोटी चीज़ें उनको बता सकते हो। देन एस्टिमेशन अगेन इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग। एस्टिमेशन के थ्रू आप उसको सिखा सकते हो। फिर आपकी ये एक्सरसाइज है पूरी समिंग अप में। इसमें कहीं कुछ पूछना है एडिशन सब्ट्रैक्शन में? देन वील मूव ऑन टू 17 वाला यूनिट। अगर इसमें कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क। स्टूडेंट्स कुछ पूछना है इसमें? कभी किसी ने कोई इनोवेटिव मेथड, अभी जैसे उसने बोला ना कि हम बच्चों को हाथ में लिख देते हैं और फिर उनको खड़े होने के लिए, दैट्स अ वेरी इनोवेटिव थिंग। कभी किसी ने अपने बच्चे के साथ या किसी और स्कूल में कहीं कोई इनोवेटिव मेथड ऐसा अप्लाई करा था, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट या फिर लिटरेसी, क्योंकि ये करिकुलम का पार्ट है, तो लिटरेसी, न्यूमरेसी, रीडिंग, राइटिंग, वर्ड को सिखाने के लिए कुछ किया था? यस मैम, मैंने ही किया। हम लोग क्या करते हैं कि ये मतलब छोटे-छोटे स्क्वायर शेप के पेपर्स ड्रॉ कर लेते हैं, उसमें नंबर्स लिख दिए हैं। 1, 5, 6 मतलब 1 से लेकर 20 तक ऐसे नंबर लिखे हुए रहते हैं एंड उसको हम लोग बच्चों के सामने अरेंज कर देते हैं। 1-1 बच्चों को बुलाते हैं, बोलते हैं कि 5 के पास 5 को सर्च करो और 5 स्टिक रखो, 5 टेबल रखो, 6 पे 6 रखो। तो ऐसे करके उनको हम लोग नंबर्स काउंटिंग सिखाते हैं। जैसे पहले तो स्टार्टिंग में हम लोग अगर नंबर 2 सिखा रहे हैं, तो एवरीथिंग नंबर 2 आप सर्च करो। तो मेरा कॉन्सेप्ट होता है कि पहले उनको अपने बॉडी पे मैंने सिखाया कि आपके शरीर में 1 चीज़ थिंक क्या-क्या है। उन्होंने अब खुद से बताया 1 नोज़ है, 1 माउथ है। फिर जब मैंने नंबर 2 आया तो नंबर 2 के लिए पूछा कि आपके बॉडी में क्या है नंबर 2? तो उन्होंने बताया 2 आईज़ है, 2 ईयर्स है, 2 हैंड है। तो दैट्स ऐसा-ऐसा व्हाट आई वाज सेइंग कि जब हम कोई नंबर कॉन्सेप्ट नया इंट्रोड्यूस करते हैं ना, 2, तो स्टार्ट विथ योरसेल्फ। हमारे पास 2 बहुत कुछ है। देन एक्सप्लोर योर सराउंडिंग कि क्या-क्या चीजें 2 दिख रही हैं आपको। यस मैम, तो वो है ना? बच्चे विंडो पे देखते थे, विंडो पर से वो लोग ग्रिल का जो ये होता है उसको काउंट कर के बताते थे। मैम देखिए यहाँ पे नंबर 2 है, यहाँ पे नंबर 3 है लाइन्स। वही मैं कह रही हूँ कि व्हेन वी से ना कि वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, है ना, कि हमारे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमारे पास इतने मटेरियल नहीं है, शहरों में तो बहुत मटेरियल है, गांव के आंगनवाड़ी में नहीं। वी कैन यूज दिस इंडिजिनस टेक्निक्स टू टीच देम, है ना। पेडागोजी का मतलब भी वही। या प्रगति, परागी, you have raised your hand. No, हुमा? यस मैम। मैम मैं मेरी डॉटर को कराती हूँ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। तो एक तो मैंने एक कार्डबोर्ड पे 1 to 100 नंबर्स लिख दिया था, 1 to 10, तो उसको विजुअलाइज होता जाता था सीरीज में, और छोटे छोटे बीड्स या पॉम पॉम्स उस पे रख के काउंटिंग भी कराती थी। फिर एक है कार्ड मेमोरी गेम होता है, जो हम हर सेम पिक्चर्स 2-2 कार्ड पे होते हैं, उसको उल्टे रख के फिर उसको पलट कर देखते हैं। 2 मेरा टर्न आया तो जो भी निकला, तो उसमें मैंने आधे कार्ड्स पे नंबर्स लिखे थे और आधे पे उसके डॉट्स बनाए थे। और फिर वो टर्न करके अगर सेम नंबर सेम डॉट्स निकला तो वो हम रख लेंगे, नहीं हुआ तो वापस पलट कर रख देने हैं। वो मेमोरी गेम भी हो जाता है और नंबरिंग गेम भी, काउंटिंग, लर्निंग, Great, नंबर आइडेंटिफिकेशन। great, very good हुमा एंड तृप्ति। Nice ideas. Anyone else जिन्होंने किया हो?
कुछ भी, नॉट ओनली लैंग्वेज और मैथमेटिक्स से कोई भी इनोवेशन किया हो इंडिजिनस टेक्निक को अप्लाई करके। मैम मैंने एबीसीडी से अपनी बेटी को सिखाया था। जैसे मैंने एबीसीडी लिख दिया था, 2-2 3-3 मैंने 1 3 4 5 ऐसे करके बनाया। उनको बोला कि आप अब वर्ड सीख रहे हो तो आप इसको वर्ड को इस तरह से अरेंज करो। कैट कैसे बनेगा, कैट। तो वो अब आवाज उसमें सुनती थी, प्रोनाउंसिएशन उसका सुन के उसके बाद वो अरेंज करती थी। सी निकाला, फिर ए निकाला, फिर टी निकाला, फिर उसमें ऐड किया। सबसे पहले मैंने ऐट लगा दिया, उसके बाद मैंने बोला कि इसमें सी लगाओ तो क्या हुआ, बी लगाओ तो क्या हुआ। तो ऐसे कर करके मैंने उसे बहुत सारा चीजें, मतलब कि 3 लेटर वर्ड 4 वही लेटर मैं कह वर्ड रही हूँ, एज अ मदर, एज अ टीचर, वी कैन अप्लाई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, वी डोंट नीड मच रिसोर्सेज। और रिसोर्सेज में होता है कि आपने एजुकेशन मटेरियल खरीदा, फिर थोड़े दिनों बाद बच्चा बोर हो जाता है, उसको वो स्टेप्स लर्न हो जाते हैं। यू ट्राई मेनी थिंग्स विच आर अवेलेबल एट योर होम, है ना, एंड यू कैन मैम मेनी कॉन्सेप्ट्स। मैम मैम मे आई टर्न ऑन वीडियो? या प्लीज। Oh, it's not river. Ma'am, I had done this activity also with pistachio cells to learn odd and even numbers. Even numbers ऐसे सामने रहेंगे, फिर जब odd बिल्कुल, number आएगा तो एक पिस्ता सेल ऊपर ऐसे चिपकेगा. We had pasted pista cells like this. ये अच्छा है ऑर्ड एंड इवेंट का, गुड, वेरी गुड। Yes. मैम मैं मेरी डॉटर के साथ ऐसे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के लिए घर पे ही कराती रहती हूँ. आप इतना करते हो घर पे? Yes, ma'am. We have whole room also. दैट्स Like रियली रियली ग्रेट। You are going to learn so many things in this course. ma'am, हाँ, we have bookshelf, activity corners, everything for my daughter. great, great, good, I do activities at home. good. अब नेक्स्ट हम आते हैं जो यूनिट 17 है, अंडरस्टैंडिंग शेप, साइज एंड स्पेस। ये 3 कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। अभी तक हमने काउंटिंग कर लिया, हमने एडिशन कर लिया, हमने सब्ट्रैक्शन कर लिया, प्लेस वैल्यू कर लिया, कैरी ओवर वाला सब कुछ कर लिया। नाउ अगेन शेप, साइज और स्पेस जो है ये भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हैं, और ये आप उनको इन्फेंसी से ही दे सकते हो। एक्चुअली ये इन्फेंसी से ही शुरू हो जाते हैं सीखना। हम भले ही स्टिमुलेशन के थ्रू सिखाते हैं, लेकिन जैसे आपके अर्ली स्पेस में जो होता है कौन कौन से साइज अवेलेबल हैं, कौन कौन से शेप अवेलेबल, जैसे आपने उसको फ्रॉक पहनाया तो इट्स बिग, उसको समझ में आएगा कौन सा फ्रॉक बिग है, कौन सा स्मॉल है ना, कौन सा वाइड है, कौन सा नैरो है। ये सारी चीज़ें आप छोटी छोटी चीज़ें ना उसको डे टू डे एक्टिविटी में ही सिखा सकते हो। छोटी छोटी एग्जाम्पल आप बता सकते हो जहाँ हम शेप साइज बताते हैं बच्चों को? मैम बच्चों को छोटे बच्चों में, बिल्कुल छोटे बच्चों देखिए, में। बच्चों को रोबोट का शेप से हम लोग पिक्चर ड्रॉ कराते थे, बोलते कि इसमें खोज सर्च करो। पहले तो मैंने एक बार पहले सर्कल सिखाने के लिए उनको एक राइम्स किया है, मम्मी की रोटी गोल, पापा का चश्मा गोल। अब बताओ गोल कहाँ है, तो गोल किसको कहते हैं, सर्कल। सर्कल कहाँ है ये सर्च करो। देन उसके बाद अगर आपको करिकुलम में देना हो इस तरीके के कॉन्सेप्ट जहाँ वो बच्चे शेप, साइज और स्पेस, स्पेस का मतलब होता है नियर, फार, ये सब है ना, तो इसकी अगर कॉन्सेप्ट देनी हो तो आप क्या क्या चीजें उसको सिखाओगे, कौन कौन से कॉन्सेप्ट सिखाओगे करिकुलम के पॉइंट ऑफ व्यू से? एनिमल्स में मैम जैसे कि उनके ईयर्स ट्रायंगल होते हैं। वो तो शेप सिखा दिया, Ma'am, I've ठीक है। used surrounding materials and live No, things. you people are not getting my question. I'm saying, I'm just asking कि अगर मुझे करिकुलम में सिर्फ प्लान करना है कि इस दिन मैं ये वाला कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी बच्चे को, so that they will be able to understand the concept of size, shape and space. जैसे एक एग्जांपल आई एम गिविंग यू, बिग एंड स्मॉल। एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है बिग एंड स्मॉल, आज मैं उनको सिखाऊंगी जिससे कि उनको बिग साइज, स्मॉल साइज पता चलेगा, है ना। तो वैसे दूसरे एग्जाम्पल आप बताइए जो कि आप करिकुलम में डाल सकते हो। That is far and near, वेरी गुड, short and tall, वेरी गुड। and अंडर एंड अबव, yes. इन फ्रंट एंड बिहाइंड, Hmm. ये सारे On, स्पेस का आइडिया। हाँ, ऑन, इन और Wet and dry.
वेट एंड ड्राई नहीं, Yeah, वो we had साइंस a का science. कॉन्सेप्ट आएगा, वो साइंस का आएगा। हेवी एंड लाइट यू कैन डू, Okay. हेवी एंड लाइट भी वैसे वर्ल्ड अराउंड अस में जाएगा, बट यू कैन, है ना। तो इससे आप अपने बच्चे को कौन सा कॉन्सेप्ट दे रहे हो, या अपने स्कूल के बच्चों को साइज का दे रहे हो, हाइट का दे रहे हो, पोजीशन का दे रहे हो कि उनका फ्रंट पोजीशन है, बिहाइंड पोजीशन है, अप है, डाउन है ना। डिस्टेंस दे रहे हो कि जैसे मैं बोलूँ कि गिव मी द बॉक्स नियर यू, तो नियर का कॉन्सेप्ट दे रहे हो, है ना। गो एंड कलेक्ट दैट बॉटल फ्रॉम दैट फार, है ना, तो वो आप फार वाला दे रहे हो। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है टू मेक देम अंडरस्टैंड शेप, स्पेस एंड साइज, है ना। एक एग्जाम्पल आपके बुक में बहुत अच्छा दिया हुआ है कि 9 month ओल्ड विशाल हैज जस्ट लर्न टू क्रॉल। 9 month का है, सोचो आप उसको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट दे रहे हो, आपको बहुत ही बेवकूफ़ी लगेगी, बट ही फॉलोज हिज मदर वेर एवर शी गोज। द मदर टायर्ड ऑफ हैविंग टू बी केयरफुल अबाउट हिम, क्योंकि वो चलती है तो उसको बार बार चोट लग जा रही है पैरों से, तो वो बड़ी परेशान है कि मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ फॉलो कर रहा है तो इसको चोट लगेगी। फाइनली मेक्स हिम सिट ऑन द बेड। विशाल cries and crawls almost up to the edge of the bed but doesn't get down from the bed। ये मैंने एक सिचुएशन बताया। अब आप बच्चे को ये पूछ रहे हैं कि अप मतलब क्या, डाउन मतलब क्या। एक मैंने छोटी सी कहानी क्लासरूम में सुनाई विशाल की, जो अपने माँ के पीछे पीछे घूम रहा था, माँ ने उसको बेड के ऊपर बिठा दिया। अब वो नीचे उतर नहीं पा रहा और वो रो रहा है, तो आपने अप एंड डाउन का कॉन्सेप्ट दे दिया ना। देन आपने एक छोटी सी कहानी बताई, 3-year-old अपूर्वा aunt tells her, oh wow, your shoes are very nice, can I have them? Apurva replies, no, they will not fit you, my shoes are small and your feet are big। अब यहाँ पे बच्चे को क्या हुआ, साइज का कॉन्सेप्ट किया। ये छोटे छोटे चीजें हैं जो आप स्टोरी फॉर्म में या सेंटेंस के फॉर्म में डे टू डे लाइफ से सिखा सकते हो, है ना। तो ये बहुत सारे करीबन 5-6 एग्जाम्पल आपके इसमें दिए हुए हैं, आप एक बार देख लेना इसको, है ना। डेप्थ का कॉन्सेप्ट दे सकते हो, हायर देन, बिगर देन, स्मॉलर देन, कंपेयर कर सकते हो। और वंस दे विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ साइज, शेप और ये सारी चीज़ें, स्पेस, देन ओनली दे विल बी अंडरस्टैंड टू कैटेगराइज द थिंग्स, है ना। अगर मैं साइज के बेसिस पे, शेप के बेसिस पे कैटेगराइजेशन करने बोल रही हूँ, तो उनको वो साइज बिग स्मॉल का पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट, तभी वो उसको कंपेयर करके कैटेगराइज कर पाएंगे। ऑलवेज कंपैरिजन फॉलोज कैटेगराइजेशन, है ना। तो आप ये मुझे बताओगे कि ये कॉन्सेप्ट जो है स्पेस का, शेप का या साइज का, बच्चों में कब आता है, कितने एज के आसपास आता है? अगर आप लोगों ने MCD 1 में पियाजे की थ्योरी पढ़ी है ना, उसमें दिया हुआ है 2 years से आता है मैम। 2 to 3 years अराउंड नर्सरी में। मुझे लगता है कि बच्चा जब 10 to 12 months का होता है ना, तभी उसको आ जाता है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। माँ है पास में, बच्चा चुप है, माँ जैसे ही दूर जा रही है स्टार्ट्स क्राइंग। वो क्या है कॉन्सेप्ट, उसको पता है ना मम्मा दूर जा रही है, Near and far. तो है ना। तो कैसे हम Yes, 2-3 साल का वेट करेंगे, जस्ट 10 months, इनफैक्ट नॉट इवन 10 months, 2-3 months में आ जाता है ये वाला कॉन्सेप्ट, तो पियाजे के अकॉर्डिंग। तो वी कैन नॉट से कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये इमर्ज होता है 2-3 years में। मैंने आपको पहले ही बोला कि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो है वो बचपन से ही मतलब इन्फेंसी से ही डेवलप होना शुरू हो जाता है। हमें एक्चुअली कॉन्क्रीट चीज़ों को एसेस करने की आदत है कि आपने प्रॉब्लम दी और बच्चे ने सॉल्व करा, तभी हम कहते हैं कि हाँ इसको ये आता है। नो, आप उसकी डे टू डे एक्टिविटी भी अगर ऑब्जर्व करोगे ना, तो आपको पता रहेगा कि उसको लिसनिंग आती है, उसको स्पीकिंग आती है, उसको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आते हैं विच द चाइल्ड इज अप्लाइंग इन देयर डे टू डे लाइफ, बट वी कैन नॉट एसेस दोस, वी कैन ओनली ऑब्जर्व दोस थिंग्स, है ना। अब यहाँ पे कह रहा है 2 पॉइंट है कि when the child is around 10 to 12 months of age, there is a significant development of spatial understanding because of 3 reasons। क्यों spatial understanding आती है, उसके 3 रीजन दिया हुआ है। पहला है, this is the time when the child develop coordination between her senses of vision and touch। विजन एंड टच, अगर आपको सेंसरी मोटर स्टेज पियाजे का याद हो, तो अगर हम उसके क्रेडल पे कोई हैंगर ऐसा डैगलेस टाइप का कुछ लटका देते हैं, तो ही ट्राइज टू मेक अ साउंड आउट ऑफ दैट।
तो साउंड में क्या है, वो देखता भी है उस विंड चाइम या जो भी आपने लटका रखा है उसको, देखेगा भी, हाथ पैर मारेगा भी, मोशन भी करेगा, एंड द चाइल्ड इज ट्राइंग टू टच दैट। तो वो कोऑर्डिनेट करना धीरे धीरे सीख जाता है। कॉन्सिक्वेंटली द चाइल्ड इज बेटर एबल टू ऑर्गेनाइज हर मूवमेंट एंड एक्ट अपॉन ऑब्जेक्ट। धीरे धीरे अगर आपको प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, ये सब अगर पियाजे का एमसीडी 1 में जो आपने पढ़ा अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, तो उसमें ये है कि पहले तो बच्चा ट्रायल एंड एरर से करता है, पालने में लेटा है और सेंसरी मोटर एक्टिविटी कर रहा है, और अचानक अगर उसका पालने के उस टॉय से टच हो जाता है हाथ, तो एक बड़ी प्यारी सी आवाज आती है, एंड ही फील्स वेरी हैप्पी, ही गेट्स दैट प्लेजर कि हाँ आवाज आई। अगेन ही ट्राइज दैट, फिर ट्रायल एंड एरर में 1-2 आ जाता है, स्लोली ही लर्न्स द एग्जैक्ट स्टेप्स टू टच इट, कि कहाँ से पैर उठाना है या हाथ उठाना है, कितने समय में कहाँ पे मारना है, ही लर्न्स दैट। और ये सेकेंडरी स्टेज है। टर्शियरी स्टेज में he repeats that activity again and again to get the pleasure. Why? Because he learned to coordinate the movement upon objects. ठीक है। सेकेंड है आपका द चाइल्ड बिगिंस टू बी एबल टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट इन हर माइंड। इसको पियाजे ने ऑब्जेक्ट परमानेंस बोला है। ऑब्जेक्ट परमानेंस किसी को याद है? एमसीडी 1 की क्लासेस हो गई है ना, तो आंसर तो दो। पियाजे की थ्योरी पढ़ी या नहीं पढ़ी उसमें? गर्ल्स पियाजे की थ्योरी पढ़ी एमसीडी 001 में? उसमें बच्चे टच करके फील करके महसूस करते थे कि क्या हॉट है एंड क्या नहीं, ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है? ऑब्जेक्ट्स पर पियाजे की थ्योरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट सा ये पॉइंट है ऑब्जेक्ट। एक तो प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, सेकेंडरी वो मैंने बता दिया। मैम ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चों को पता लगता है कि अगर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ साइट भी है तो भी वो एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल एग्जैक्टली यही है ना। छोटे बच्चों को अगर तुम लोगों ने ऑब्जर्व किया हो, तो अगर वो बॉल से खेल रहे हैं और वो बेड के नीचे चली गई, तो स्टार्ट स्क्रीमिंग, उसको ये लगता है बॉल गई, अब तो है ही नहीं कहीं वर्ल्ड में, एग्जिस्ट नहीं कर रही है मेरी बॉल। छोटे बच्चे जब होते हैं तो दे स्टार्ट क्राइंग। या फिर माँ अगर किचन गई, माँ गई, इतनी तेज चिल्लाते हैं जैसे उनको कुछ हो गया, क्योंकि उनके दिमाग में ये पिक्चर नहीं बन पाता है कि मदर इज देयर बट शी इज समवेयर एल्स, या बॉल इज देयर बट इट्स समवेयर एल्स। दे कैन नॉट इमेजिन दैट ऑब्जेक्ट। परमानेंट नहीं है उनके लिए कोई भी ऑब्जेक्ट। आंख से ओझल मतलब वो नॉन एग्जिस्टेंस है, आंख के सामने है तो एग्जिस्ट कर रहा है। बट स्लोली बाय द एज ऑफ 11 मंथ और 12 मंथ दे डेवलप दिस एबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस, की बॉल अगर आंखों से बेड के नीचे चली गई तो द चाइल्ड विल स्टार्ट लुकिंग इट फॉर इट, कि बॉल गई कहाँ मेरी। या परागी, यू वांट टू आस्क समथिंग बेटा? आपके हाथ बहुत देर से रेज हैं। परागी, सॉरी मैम, वो अनरेज करना रह गया। सॉरी मैम। यू वांटेड टू आस्क समथिंग? नो, आई आस्क नो मैम, वो बीच में अभी नहीं है। जी मैम। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, है ना। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस की वजह से भी धीरे धीरे क्या होता है, द चाइल्ड बिगिंस टू बी एबल टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट इन देयर माइंड, कि मेरे आंख के सामने नहीं है तो कहीं तो होगा, है ना। एंड ही स्टार्ट्स थिंकिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड रिकॉल देम इन अ माइंड। हालांकि उसके आंख के सामने वो ऑब्जेक्ट नहीं है, बट वो ढूंढने की, इमेजिन करने की कोशिश करता है कि वो कहाँ है। और इस इमेजिनेशन में वो स्पेस इमेजिन करेगा, वो बॉल का साइज इमेजिन करेगा, वो शेप इमेजिन करेगा। तो यहाँ पे जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे ऑब्जेक्ट परमानेंस का बहुत ज्यादा रोल है, क्योंकि वो बेड के नीचे का स्पेस कहाँ तक डीप जा रहा है, ही विल इमेजिन दैट। ठीक है। तो ये जितने भी हैं, जैसे ही बच्चे को होल्ड करना, मूव करना, पुश करना, टच करना में, इन सब में कोऑर्डिनेशन करना आ जाता है, उनको आई हैंड कोऑर्डिनेट करना आ जाता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, शेप, साइज और स्पेस का, ये और ज़्यादा स्ट्रांगली डेवलप होना शुरू हो जाए, बहुत तेजी से फिर हो जाता है। ठीक है। और फिर वो एक हाथ से दूसरे हाथ में बॉल भी ट्रांसफर कर लेते हैं, रोटेट भी कर लेते हैं, है ना। तो ये सारे एक्सपीरियंस को रिपीट करते करते उनको साइज, शेप का धीरे धीरे आइडिया होने लगता है। ठीक है। था इसमें
एक आपके वो में लाइन दी हुई है, द प्रोसेस ऑफ रिपीटेडली प्लेइंग एंड एंगेजिंग विद द ऑब्जेक्ट, है ना, हेल्प्स द चाइल्ड टू डेवलप ए पिक्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर किसी एक ही टॉय से बच्चा बार बार खेल रहा है, उसके साथ एंगेज्ड है, तो धीरे धीरे उस बच्चे को उस ऑब्जेक्ट का पिक्चर उसके दिमाग में बन जाएगा। ठीक है, और जब वो पिक्चर बन जाएगा तो द चाइल्ड विल डेवलप द एबिलिटी टू रिकॉल दैट ऑब्जेक्ट इन हर माइंड ऑल्दो इट इज नॉट प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ हर। ठीक है, तो इसीलिए हम टॉय देते हैं, बार बार खेलते हैं, और वो खेलते खेलते ये सारे शेप साइज स्पेस का धीरे धीरे उनको कॉन्सेप्ट आ जाता है बहुत हद तक। तो हम ये नहीं कह सकते कि 2-3 साल का जब वो होता है तब उसको शेप साइज का कॉन्सेप्ट आता है। इट बिगिंस इन अर्ली इन्फेंसी एज, 10 to 12 month, 18 months जो भी बोलो। So basically जो object permanence, that concept is given by Piaget. It's an important space related concept that emerges during infancy itself, not in 2-3 years, not in childhood. Infancy में ही ये develop हो जाता है। Then emergence of ये कौन सा है 17, emergence of space related concept during preschool years। अब आप आ जाइए, तो पियाजे की सेंसरी मोटर स्टेज की बात थी, ऑब्जेक्ट परमानेंस एंड ऑल। देन पियाजे ने दूसरा स्टेज दिया, प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज कहाँ से कहाँ थे कि 2 to 7 years, है ना। उस दौरान ये कॉन्सेप्ट कैसे स्पेस रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है, तो उन्होंने बोला कि 4 इंपॉर्टेंट एबिलिटी जो होती है स्पेस साइज और शेप से रिलेटेड, वो इमर्ज होती है इस पीरियड में। कौन कौन सी 4 इंपॉर्टेंट एबिलिटीज हैं? पहला, ability to conserve, I'll explain this one by one, ability to classify, ability to put in seriation and ability to take another's perspective, कि दूसरे की नज़र से ये कैसा दिख रहा है। Now come to ability to conserve। जब हम बात करते हैं, आप थोड़ा सा ग्लास में पानी ले लो, एक लंबा ग्लास ले लो, एक ब्रॉड वाला ग्लास ले लो, सेम अमाउंट ऑफ वाटर आप 2 में रखोगे तो लंबे वाले में थोड़ा सा लेवल ऊपर दिखेगा और छोटे वाले में कम दिखेगा। एंड इफ यू आस्क द चाइल्ड कि किसमें पानी ज्यादा, तो वो लंबे वाले में चूंकि ज्यादा लेवल दिख रहा है तो विल से इसमें ज्यादा है। बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल मैं बताती हूँ। घर में जब हम बच्चों को खुदरे पैसे देते हैं ना, कॉइन्स, एक 10 रुपए का नोट दे दो और 5-5 के 2 सिक्के दे दो, बच्चे को क्या ज्यादा लगता है, 10 रुपए वाला कॉइन या 5-5? क्योंकि 5-5 वाले 2 है ना उसके पास, बिकॉज दे डोंट हैव दैट कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन। वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, कंजर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, बट धीरे धीरे प्री स्कूल एज में ये डेवलप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर उनकी एबिलिटी होती है कि वो क्लासीफाई कर लेते हैं। नाउ दे हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ बिग एंड स्मॉल, तो ये वाला बिग, ये स्मॉल क्लासीफाई कर लेंगे, ये वाला ये कलर, ये वाला ये कलर, ये ट्रायंगल शेप का, ये सर्कुलर शेप का, ये वाली भी धीरे धीरे उसमें इमर्ज होनी शुरू हो जाती है। और जैसे ही आप उसको क्लासीफाई करना सीख जाते हो बिग स्मॉल, तो आप उसको सीरीज में लगाना भी सीख जाते हो। जैसे अब दूसरों का पर्सपेक्टिव लेने की जहां तक बात है, तो मान लो मैं सामने बैठी हूँ, मेरा फ्रेंड सामने बैठा और हमने स्मॉल से बिग एक सीरीज में लगा दिया, तो वो ये बता सकता है कि मेरी तरफ स्मॉल वाला है, तुम्हारी तरफ लार्ज वाला है। दैट मीन्स कि द चाइल्ड हैज डेवलप्ड द एबिलिटी टू टेक अनदर्स पर्सपेक्टिव, कि वो वहां भी बैठ के सोच पा रहा है कि मेरी तरह अगर मैं वहां होता तो मेरी तरफ बड़ा वाला स्टोन होता, है ना। तो दूसरे का पर्सपेक्टिव लेना भी धीरे धीरे, ये सब चीजें आपने ऑलमोस्ट पढ़ी होगी MCT 001 में ही। तो आई एम जस्ट रिपीटिंग इट, जस्ट गिविंग यू अ ग्लांस, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस है हमारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के करिकुलम में, है ना, इसलिए। इसके बाद जब हम दूसरों का पर्सपेक्टिव लेना सीख जाते हैं ना एज अ चाइल्ड, तो द चाइल्ड स्टार्ट थिंक ऑफ द वेरियस पॉसिबिलिटीज ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में और भी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, है ना। जैसे ट्रायंगल का ही ले लो, तो मैं इधर से बैठ के सोच पा रहा हूँ, मेरा फ्रेंड इधर बैठा उसको कैसा दिख रहा होगा, उसको मेरा फ्रेंड उधर बैठा उसको कैसा दिख रहा होगा, तो पॉसिबिलिटीज उसको समझ में आ जाते हैं, बिकॉज यू कैन टेक डिफरेंट पर्सपेक्टिव। दैट मीन्स दैट अ चाइल्ड कैन विजुअलाइज ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स एंड डिफरेंट पॉइंट्स इन द स्पेस। ठीक है, एग्जाम्पल बड़ा अच्छा दिया हुआ है, देखो। अ सिलेंडर व्यूड फ्रॉम द टॉप लुक्स लाइक अ फ्लैट डिस्क,
और अ कॉइन ऐसे ही दिखता है। एंड फ्रॉम द साइड इट लुक्स डिफरेंट, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखा ना, ऊपर से भी देखा, साइड से भी देखा, उसने 2 पर्सपेक्टिव से देखा। एक क्यूबिकल बॉक्स जो क्यूबॉइडल बॉक्स है विल लुक डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट साइड एंड एंगल्स, किसी तरफ फेस अलग वाला फेस दिखेगा, अलग एंगल दिखेगा, है ना। सो विल अदर शेप्स एंड ऑब्जेक्ट, सारे शेप और ऑब्जेक्ट के साथ उसके साथ यही होता है। वो सिर्फ ऊपर से नहीं देख रहा, साइड से देख रहा है, लेफ्ट से देख रहा है, राइट से देख रहा है, नीचे से देख रहा है, दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देखना उसने शुरू किया है। सो द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द एसेंशियल से बाय विजुअलाइजिंग हाउ इट वुड अपीयर फ्रॉम अनदर व्यू इज इम्पॉर्टेंट for the generalization of the idea of that shape. हम जनरलाइज कर सकते हैं कि सिलेंडर शेप कैसा दिखता है, ऊपर से दिखता है, साइड से कर्व दिखता है। यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन दैट। ठीक है, कंजर्व वाला मैंने बता दिया, ये वाइडर ग्लास वाला भी आपके दिया हुआ है, कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, देन कंजर्वेशन ऑफ लेंथ। कंजर्वेशन ऑफ लेंथ में आप एग्जांपल ले सकते हो कि एक पेंसिल का लेंथ ले लिया, है ना, और उस पेंसिल को 2 टुकड़े कर दिया, थोड़े से स्पेस पे रख दिए, तो वो ऑब्वियसली बड़ा दिखेगा। तो व्हेन यू विल आस्क द चाइल्ड कि विच वन इज लॉन्गर, तो वो टूटे हुए वाले को बोलेगा, लेकिन धीरे धीरे ही विल अंडरस्टैंड कि एक ही पेंसिल के 2 टुकड़े हैं, तो वो कंजर्वेशन ऑफ लेंथ वाला कॉन्सेप्ट धीरे धीरे सीख जाएगा, है ना। ये सारे आपके हैं, बस the ability to classify is done, then the ability to make in series is done, summing up आ गया, that's all। ये आपका पूरा मैथमेटिक वाला जो ब्लॉक था ना, आपके जो टोटल 6 ब्लॉक थे, है ना, 6 ब्लॉक में आपके करिकुलम एंड पेडागोजी फॉर लैंग्वेज एंड लिटरेसी पार्ट 1 कल कर दिया था मैंने, पार्ट 2 आज थोड़ा सा कर दिया, जिसमें मैंने बिहेवियरिस्ट और वो थियरी बताई कंस्ट्रक्टिविस्ट की। देन करिकुलम एंड पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स पार्ट 1 हो गया, करिकुलम एंड पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स पार्ट 2 भी हो गया। इन द नेक्स्ट क्लास इट्स ऑन 12th, तो मैं आपको ये थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगी, करिकुलम एंड पेडागोजी फॉर वर्ल्ड अराउंड अस एंड करिकुलम एंड पेडागोजी फॉर द करिकुलर एरिया वर्ल्ड अराउंड अस। ठीक है, तो ये प्लीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ब्लॉक 5 और ब्लॉक 6 पढ़ाऊंगी, तो आप एक बार पढ़ के आना। आज भी कल इतना बोलने के बाद भी आज भी कोई पढ़ के नहीं आया। मैम दिस वाजंट ओनली ब्लॉक 3? नहीं, ये ब्लॉक 3 और 4 दोनों था ना। Okay, ma'am, I was looking into till chapter 17. It had both the blocks 3 and 4. एक मिनट, मैंने जो बुक डाउनलोड किया था उसमें पूरा था ब्लॉक 3 और ब्लॉक 4। ब्लॉक 4 में क्या है? I think that's only block 3. बेटा ब्लॉक 4 में ब्लॉक 4 आई हैव ओपन डेवलपिंग कॉन्सेप्ट ऑफ शेप साइज एंड स्पेस, है ना, ये Yes, मैंने आपको chapter बता 18 to 22. हाँ, डेवलपिंग एबिलिटी टू एस्टिमेट, एबिलिटी टू मेजर केजी, मास वाला बताते हैं ना उसको, ग्राम, केजी, सेंटीमीटर, मीटर मेजर करने के लिए, तो वही है। एंड फाइनली हम उसको थोड़ा सा डेटा हैंडलिंग बनाते हैं, बिल बनाना और ये सारी चीजें, और लास्ट में जब आप शेप साइज सिखा देते तो पैटर्न, वही सारी चीजें हैं। बहुत अच्छे से एग्जाम्पल में दिया, आपको पढ़ना कैसे है वो आइडिया मैंने बता दिया। अगर आपको ब्लॉक 4 में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो अभी मुझे, अगर कोई भी क्वेश्चन है आपको तो ब्लॉक 4 में आई हैव 10 minutes नाउ, यू कैन आस्क मी, है ना। जैसे एक्टिविटीज टू डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस, क्या क्या एक्टिविटी आप कर सकते हो, बहुत सारी 4-5 एक्टिविटी आपकी दी हुई है ब्लॉक 4 में। एक्चुअली आपके जो ब्लॉक 3 है ना उसमें सारा कॉन्सेप्ट दे दिया है, ब्लॉक 4 में उन कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए देयर आर मेनी एक्टिविटीज विच इज गिवन। ओके, ठीक है, ये सारे एक्टिविटीज हैं, मैं पेज नंबर 130 तक आ गई, एक्टिविटीज ही चल रहे हैं अभी। तो एक्टिविटीज तो आपको करने हैं जब आप प्रोजेक्ट करोगे ना। ओके मैम। उसमें मैप एंड पिक्चर कैसे समझना है, स्पेस की आपको थोड़ी सी नॉलेज होगी तो आप मैप एंड पिक्चर समझ लोगे। एक स्कूल रेडीनेस का था जिसमें कि मैंने कार्ड देखा था कि एक घर है, पेड़ है और बाहर कुत्ता दौड़ रहा है, पीछे से एक लड़का खड़ा होकर देख रहा है, तो फ्रंट और बिहाइंड का कॉन्सेप्ट देने के लिए है। ये सारी चीजें वही चीजें हैं, बस एक्टिविटीज बहुत सारी हैं इसमें। ओके मैम। एक्टिविटीज वही देख रही हूँ, अगर कुछ एक्स्ट्रा होगा तो डेफिनेटली आई विल टेक इट अप। यूनिट 18 में तो सिर्फ एक्टिविटीज है ना। एस्टिमेट है, एस्टिमेट में आपको कुछ प्रिंसिपल्स है, नंबर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, अगेन दिस इज अ रिपीटेशन, है ना, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का उसी चीज़ का है, बट
एक्टिविटीज है इसमें भी, चिल्ड्रंस एबिलिटी टू एस्टिमेट, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, एग्जाम्पल्स ही हैं बेटा इसमें पूरे 19 ओके में। मैम, वही ओके मैम, देख आई विल गो लीजिए। थ्रू हाँ इट। हाँ, अगर फिर भी आपको उस दिन कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, आस्क इन माय नेक्स्ट क्लास। इन नेक्स्ट लेक्चर, ओके। एनीवन एल्स, एनी अदर क्वेश्चन? मैम एक्चुअली मैम और ये 11 o'clock का मैं सेशन नहीं अटेंड कर पाती, कल भी मैं अटेंड नहीं कर पाई थी, मैं स्कूल में थी, ऐसे थोड़ी सी कंफ्यूजन था मुझे शुरू में एंड और शायद मैं 12 को भी नहीं अटेंड कर पाऊंगी, तो आप ये सर से बात कर लीजिए। सर, आर यू देयर? हाँ, yes ma'am. So Trapti, सर we अभी are recording of all the sessions. So we are sending the email of all the recorded sessions. So you can watch the recorded sessions and get the insights and outputs from the recorded videos. ये सर कल के रिकॉर्डिंग सेशन का मैं ये कर रही थी, लेकिन अभी तक वो आया नहीं है, दैट्स व्हाई यार मैंने सोचा था कि ये क्लास अटेंड करने से पहले मैं कल का रिकॉर्डिंग सेशन एक बार सुन लूं तो मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। तो शुरू में मुझे थोड़ा कंफ्यूजन रहा, दैट्स व्हाई मैंने बोला कि एक बार आज का नहीं, जिस दिन का होता है उसमें भेज दीजिएगा तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा समझने में। ओके, मैं भेज दूंगा। जो भी हम सेशंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, हर एक सेशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, आई विल सेंड। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एनी अदर क्वेश्चन? Any other question? So thank you very much, Archana ma'am, for थैंक यू सर, थैंक यू। nice deliberations on this topic and covered mostly blocks